बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। आपको कहेंगे सुबह खैर। और आज के पाकिस्तान मॉर्निंग का आगाज़ होगा जिक्र से बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, जिनकी 76वीं बरसी आज मनाई जा रही है। पाकिस्तान भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं वो भी उन्हें याद करें, उनकी कुर्बानियों को, उनकी काविशों को, जो कि उन्होंने इस वतन पाकिस्तान की तश्कील में सर्व की हैं। और बानी पाकिस्तान का 76वां यौम वफ़ात है, जो कि इंतहाई अकीदत और एहतराम से आज मनाया जा रहा है। बिल्कुल जी, इस मौके पर सरकारी और निजी सतह पर मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम किया जा रहा है। और मोहम्मद अली जिन्ना को 1973 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने कायद आज़म का लक़ब दिया था और उनकी वलवला अंगेज़ क़यादत में मुसलमानान हिंद ने अलग वतन पाकिस्तान हासिल किया और अंग्रेज़ों के तसल्लुत से छुटकारा हासिल किया है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को हम हमेशा अपने दिलों में याद रखते हैं, ज़िंदा रखे हुए हैं। तो उनकी इस तमाम तर काविशों पर, कोशिशों पर, उनकी ज़िंदगी पर एक बिल्कुल हम उन्हें याद तो रखते हैं, उनके अफ़कार को और उनकी तालीमात को भी हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना। इत्तिहाद, ईमान और तंजीम, ये वो 3 उसूल थे मेरे ख्याल में, जिस पे अगर हम अमल कर लें तो हम अपनी तमाम तर जो चैलेंजेस हैं, परेशानियां हैं, उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो कायद आज़म से मुतल्लिक एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो देखिए। आपने रिपोर्ट देख, यहाँ बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का 76वां यौम वफ़ात है, जो कि आज मुल्क भर में इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाए जा रहे। आते हैं आज के टॉपिक्स की तरफ। और अब से कुछ देर पहले, हमारे प्रोग्राम से पहले, एक मुबाहिसा भी हुआ है सदारती उम्मीदवारों के दरमियान, डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान और कमला हैरिस के दरमियान। उस पर भी बात होगी, लेकिन उससे पहले ज़रा अपने मुल्क की सियासी सूरत हाल, मंजरनामे पर बात कर लेते हैं। आपको पता है कि गिरफ्तारियाँ हुई, PTI के खिलाफ एक और क्रैकडाउन का आगाज़ हो चुका है, जिस पर बड़ी लेदे हो रही है, जिस पे हमने देखा इशाल के रात गए जिस वक्त गिरफ्तारियाँ हो रही थी, उससे पहले जो मौक़िफ़ था वो चेंज था। वो सारे रहनुमा मजम्मत कर रहे थे और लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे CM KP के जारहाना तकरीर से। लेकिन जब ये गिरफ्तारियां हुई हैं तो फिर अब डिफेंसिव मोड में आ गए हैं और सभी हिमायत भी कर रहे हैं। और जब बानी PTI ने ख़ास तौर पे कहा है कि जो अली अमीन गंडापुर की तकरीर की मुखालफत कर रहा है या उसकी तौजीहात पेश की जा रही हैं, उसे PTI में होना ही नहीं चाहिए। और अली अमीन गंडापुर ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। बिल्कुल जी, अब क्योंकि वो डिफेंसिव मोड में आ चुके हैं और एक दूसरे को मतलब एक दूसरे की हिमायत करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमारे जो मेहमान हैं माजिद निज़ामी साहब, सीनियर सहाफ़ी, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा, रात को देखा हमने कि गिरफ्तारियाँ हुई, उसके बाद फिर अगले दिन अदालत में पेश किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में, और फिर रिमांड भी लिया गया। ये सारी सूरत हाल जो है, पहले तो एकदम हमने देखा कि लाताल्लुकी का इजहार किया गया CM KP से, उसके बाद फिर एकदम से डिफेंसिव मोड में नजर आए हमें तमाम, और उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ बिल्कुल दुरुस्त हुआ और इसी तरह की गुफ्तगू होनी चाहिए थी। थोड़ा सा इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। जी बहुत शुक्रिया। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का जलसा मेरी राय में एक कामयाब जलसा था, लेकिन उसके अंदर अली अमीन गंडापुर की तकरीर के हवाले से जो बदमज़गी पैदा हुई, उसके बाद सियासी हालात बदल गए। और जब हमने ये देखा कि पार्लियामेंट हाउस की बेतौकीरी की गई और उसकी इज्जत और वकार का ख्याल ना रखते हुए उसके अंदर से गिरफ्तारियां की गई, तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का मामला और मुस्लिम लीग नून की सियासी कशमकश पीछे रह गई और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी मेरे ख्याल है आगे आ गई। और उसकी बहुत से अफराद ने, सियासतदानों ने मजम्मत भी की है। उसकी वजह यह है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और हर वो माइंडसेट जो उसे सुप्रीम नहीं समझता, उनकी जानिब से ऐसी मुदाखलत की गई। तो निज़ामी साहब, आपको लगता है कि यहाँ पे हुकूमत फाउल प्ले कर गई है या फिर वो खुद भी बेबस हैं और ये फैसला कहीं और से हुआ, पार्लियामेंट के अंदर उसके तकद्दुस को पामाल किया गया, गिरफ्तारियां हुई? जी, दोनों सूरतों में मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी मेरा ख्याल है काबिल रहम है और उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। पहला नुक्ता यह है कि अगर उन्हें इल्म था और उन्होंने ये गिरफ्तारियां होने दी, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये ज्यादा गलत बात है। उसकी वजह यह है कि कौमी असम्बली का अपना एक स्टाफ है, उसकी सिक्योरिटी है, और सबसे बढ़ के ये है कि आईने पाकिस्तान और ये जो रियासत चलाई जा रही है, ये पार्लिमान की वजह से चलाई जा रही है, पार्लिमान के बनाए हुए कानूनों की वजह से चलाई जा रही है। और दूसरा मसला इससे भी ज्यादा नाजुक और पेचीदा है कि अगर उन्हें इसका इल्म नहीं था और किसी इदारे ने अपने इख्तियारात से तजावुज करते हुए
ये काम किया, तो मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून की अपनी हुकूमत लेकिन की अथॉरिटी का और सुप्रीमेसी का निज़ामी मसला भी इसमें साहब, मौजूद निज़ामी है। साहब आपने कहा कि पार्लियामेंट का तकद्दुस जो है वो पामाल किया गया और इसके तकद्दुस का हमें ख्याल रखना चाहिए था। हम देखते हैं पार्लियामेंट में बहुत कुछ और भी होता है, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां होती हैं दोनों जमातें, बल्कि तमाम जमातें एक दूसरे के दस्तों गिरेबां होती हैं, और जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही होती है असम्बली के इजलास में भी हमने वही सूरत हाल देखी है। तो फिर तकद्दुस तो उस वक्त भी ख्याल नहीं रखा जा रहा होता, ये आप भी समझते होंगे कल जिस तरह का बयानबाजियाँ हुई हैं। असल में मसला ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर सियासी जमातें लड़ रही हैं, तो किसी दूसरे मुल्क को ये हक नहीं है कि वो उस पर हमला कर दे। बिल्कुल इसी तरह पार्लियामान के अंदर अगर हुकूमत और अपोजिशन की जमातें आपस में लड़ रही हैं, सियासी बयानबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट या कोई दूसरा इदारा पार्लियामान के अंदर आके मुदाखलत करना शुरू कर दे। ये रियासत के बुनियादी ढांचों में से एक ढांचा है कि मेरा ख्याल है कि जिसका एहतराम किया जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि ये वो रेड लाइंस हैं, बिल्कुल, जिस इस तरह अगर रेड लाइन सुप्रीम को कोर्ट क्रॉस के नहीं जजेस होना ये चाहिए था। समझते हैं। ये आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं निज़ामी साहब, लेकिन जो बानी पीटीआई की तरफ से अब हिमायत की जा रही है उस जारहाना और इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की जो कि CMKP की तरफ से की गई है, तो अब ये वाज़े हो गया कि उन्हीं की डायरेक्शन थी जिस पर ये सब कुछ हुआ, और अब तो पूरी पार्टी भी बैक कर रही है अली अमीन गंडापुर को। जी बिल्कुल, और ये मेरा ख्याल है पहली मर्तबा नहीं हुआ। इमरान खान हो, अली अमीन गंडापुर हो, उनके बाकी रहनुमा हो, उनके जो तुंदो तेज बयानात हैं वो पिछले 10 साल से जारी हैं। और अब सिर्फ मसला ये है कि चूंकि टेबल टर्न हो चुकी है, जो पुराने दोस्त थे अब वो दुश्मन बन चुके हैं, तो इसलिए अब ये सारी बातें सामने आ रही हैं और ये चुभ रही हैं। हालांकि इमरान खान की खवातीन से मुतल्लिक, मीडिया से मुतल्लिक, सियासतदानों से मुतल्लिक पहले दिन से ऐसी ही राय है जिसपे हम सबको एतराज होता है और हम उस पर तनकीद भी करते हैं। लेकिन अली अमीन निज़ामी साहब, ये जो गंडापुर अब बानी पीटीआई कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया एस्टैब्लिशमेंट ने, और अब कोई पहले बात हो भी रही थी तो अब इनसे किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं करने हैं, तो मुस्तकबिल में क्या होता देख रहे हैं? क्या मज़ीद मुश्किलात बढ़ने जा रही हैं पीटीआई के लिए और ख़ासकर बानी पीटीआई के लिए? जी बिल्कुल, मुझे अभी मुस्तकबिल करीब में तो ये कशीदगी कम होती नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि 22 अगस्त को जो जलसा मुलतवी हुआ था वो कहीं ना कहीं बातचीत का नतीजा था, और 8 सितंबर को होने वाला जलसा भी किसी न किसी मुफाहमत की तरफ लेके जा रहा था। लेकिन जलसे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और उसके बाद पार्लियामेंट हाउस से गिरफ्तारियों के बाद और जो जिस तरह की मज़हका खेज FIRs दर्ज की गई हैं, उसके बाद मुझे ऐसा नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत में या रियासत के अंदर कोई मुफाहमत होगी। अब ये मामला कशीदगी की तरफ ही जाता नजर आ रहा है, और मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तहरीक इंसाफ एक दफा फिर एग्रेसिव मूड में आ गई है। पहले तो उनके रहनुमा अली अमीन गंडापुर के बयानात को उनको लाताल्लुकी का इजहार कर रहे थे, माफी मांग रहे थे, लेकिन जैसी सूरत हाल बदली है तो उन्होंने अपना अग्रेशन शो किया है और बानी पीटीआई ने उस तकरीर को वैलिडेट कर दिया है। तो उससे ये लगता है कि अब हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन की जानिब से भी तो कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी। आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं कि ये सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? क्योंकि हमने KP के असम्बली इजलास में भी देखा कि वहाँ पर भी बड़ी गर्म जो है वो गुफ्तगू हुई है और जिस तरह से एग्रेशन वहाँ पर भी दिखाया गया है। तो आने वाले दिनों में क्या समझते हैं पाकिस्तानी सियासत किस करवट बैठेगी और क्या होने वाला है? जी अभी तक के सियासी मंजरनामे के अंदर तो बातचीत या मुफाहमत के इम्कानात कम हो गए हैं, और जो पहले इम्कान नजर आ रहा था कि जिसमें बानी पीटीआई ने ये दावा किया कि उन्होंने 5 से 6 पार्टी रहनुमाओं को ये इख्तियार दिया हुआ था कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात कर सकते हैं, मुज़ाकरात कर सकते हैं, लेकिन जब उनकी तरफ से यह ऐलान वापस ले लिया गया है और दूसरी जानिब हुकूमत की कार्रवाइयों से भी ऐसा नहीं लगता कि वो तहरीक इंसाफ को रिलीफ देने के लिए तैयार है, तो ये मामला मजीद कशीदगी की तरफ, सियासी गर्मा गर्मी की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो निज़ामी साहब, हाजा आसफ भी कल कहते हुए नजर आए कि ये 9 मई का तसलसल था, जो 9 मई का वाक़या पेश आया उसका ये तसलसल है जो जलसा अब का हुआ। तो क्या समझते हैं किस किस्म का तसलसल है जो चल रहा है और किस तरफ निशानदेही वो कर रहे हैं? जी मैं समझता हूँ कि ख्वाजा आसिफ की इस राय को मैं तो दुरुस्त नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि वो भी उसी पार्लियामान के मेंबर हैं और उन्होंने हमेशा हुकूमत में नहीं रहना। उन्होंने जिस तरह वो पहले अपोजिशन में थे, कल को वो भी अपोजिशन में आ सकते हैं। तो ये बड़े खतरनाक प्रेसिडेंट्स हैं जो सेट किए जा रहे हैं, फिर उनके जवाब पेश किए जा रहे हैं, फिर उनको जस्टिफाई किया जा रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि ये मामला नून लीग का
पीपल्स पार्टी का या तहरीक इंसाफ का नहीं है। जब पार्लियामेंट पे बात आ जाती है, जब असम्बली पे बात आ जाती है, तो वो पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा इदारा है और सुप्रीम इदारा है। तो मेरा ख्याल है नून लीग और तहरीक इंसाफ से बाहर निकलते हुए, उससे बालातर होते हुए इस इकदाम की मजम्मत की जानी चाहिए थी। मजम्मत की अगर बात करते हैं निजामी साहब, मजम्मत तो हुई, हमने कल के इजलास में भी देखा है कि हुकूमत के अपने इत्तेहादियों, चाहे वो MKM हो या दीगर जमातें हों, उनकी तरफ से मजम्मत भी की जा रही है और जो ज़रूरी कार्रवाई है, करारवा की सज़ा है, उसका भी मुतालबा हो रहा है। फुटेजेस भी स्पीकर की तरफ से कहा गया कि निकाले जाएं, कमेटी भी बनाई गई। आपको लगता है कि कुछ हो पाएगा और जो जिम्मेदार है पार्लियामेंट के अंदर तकद्दुस को पामाल करने का, वो मंजर आम पे आएगा? क्योंकि आप जो बात कर रहे हैं कि हमेशा हुकूमत में तो नहीं रहना नून लीग ने। जी बिल्कुल, लेकिन अभी तक के जो मामलात हैं उनकी सुस्त रवि से बिल्कुल तशवीश हो रही है। उसकी वजह यह कि जिस तरह पुलिस ने आनन फानन FIR दर्ज की है तहरीक इंसाफ के खिलाफ, उसी तरह पार्लियामेंट की FIR भी दर्ज की जा सकती थी अगर स्पीकर असम्बली कोई दिलचस्पी दिखाते। लेकिन जिस तरह वो रवायती अंदाज से चीजों को लेके चल रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि शायद इस मामले में हमें मायूसी का सामना करना पड़ेगा और इसकी कोई ठोस शवाहिद और सबूतों के साथ स्पीकर असम्बली की जानिब से कार्रवाई नहीं की जाएगी। जैसा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के MNAs को रिहा करने के लिए IG इस्लामाबाद से बात की, लेकिन दूसरी तरफ उनको अदालत से 8 दिन का रिमांड देकर जेल भेज दिया गया। तो इससे पता चलता है कि कस्टोडियन ऑफ हाउस बहुत शुक्रिया, क्या दिलचस्पी है और माजिद निजामी साहब। हम समझते हैं कि को इस वक्त सोचना होगा, यहाँ मौका है और गिरफ्तारियाँ पार्लियामेंट के अंदर हुई हैं तो तकद्दुस भी पामाल हुआ है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे नाज़रीन, अमरीकी सदारती इंतखाबात के 2 बड़े उम्मीदवार पहली बार आमने सामने आए हैं जब से कमला हैरिस ने सदारती उम्मीदवार का जो ओहदा है संभाला है। रिपब्लिकन जो उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनके दरमियान धुआंधार पहला सदारती मुबाहिसा, जिसमें एक दूसरे पर भरपूर इल्ज़ामात की बौछार की गई। बिल्कुल, इस वक्त देखने में ये लग रहा है कि पाकिस्तान का और अमेरिका का जो सियासी मंजरनामा है वो सेम है। ट्रंप ने कमला हैरिस जो कि अमेरिका के साथ कर रही हैं, उन्होंने कहा कि वो किसी जुर्म से कम नहीं है, ये कहा है ट्रंप ने। और इस हवाले से एक जो बयान है वो भी हम सुनवाते हैं। क्या कहना था उनका, जरा वो सुनिए। अच्छा, ये कमला हैरिस जब ये बयानबाजी कर रही थी या इन्फ्लेशन के भी तमाम जिम्मेदारी वो रख रही थी ट्रंप के ऊपर और बाकी तमाम चीज़ों की भी, तो यहाँ पर हमने जो ट्रंप का चेहरा उस वक्त उतरा हुआ देखा है। ट्रंप साहब की जो सूरत है वो ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह है कि जितने भी तबसरे हैं, जितने भी जो सर्वेज आ रहे हैं, उसके अंदर किसी हद तक अगर कहा जाए कि कमला हैरिस का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि जो रिप्लेसमेंट है उससे अभी तक डेमोक्रेट्स को लगता है कि फ़ायदा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले मुबाहिसे के अंदर जो बाइडन से वाज़े तौर पे बरतरी हासिल कर चुके थे और वो 1 साइडेड मुबाहिसा था, लेकिन इस बार सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई दी। और एक जो हमारी पिछले बार जब बात हुई थी साजिद तारड़ साहब से, उनका ही कहना था और रिपब्लिकन्स का ये मुतालबा भी था कि फॉक्स न्यूज़ पे ये मुबाहिसा हो, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे हो, लेकिन इस बार फिर से ABN न्यूज़ पे क्योंकि हुआ है तो साजिद तारड़ साहब से ही बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद भी हैं रिपब्लिकन रहनुमा हैं। वेलकम करेंगे आपको पाकिस्तान मॉर्निंग में साजिद तारड़ साहब। फिर से वही हुआ कि आप जो चाह रहे थे फॉक्स न्यूज़ पे मुबाहिसा होना चाहिए, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हुआ। तो आपको लगा है कि 1 साइडेड था मामला और उसका नुकसान भी हुआ डोनाल्ड ट्रंप को? आज उस कमरे के अंदर अगर देखा जाए तो 3 डेमोक्रेट थे और 1 रिपब्लिकन था। दो जो मॉडरेटर थे, आपने नोट किया होगा कि सवाल जो थे ज्यादा टिल्ट कर रहे थे डेमोक्रेट साइड पे, और दूसरा हर सवाल का फैक्ट चेक पहले ही डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने कर रखा था, लेकिन कमला हैरिस का एक भी फैक्ट चेक उन्होंने नहीं किया। कमला हैरिस ने खुल के अपना औरत कार्ड खेला, अपना रेस कार्ड खेला, अपनी एज का कार्ड खेला, और उसके बाद आपने देखा होगा कि अपने आप को बाइडन की पॉलिसियों से वो डिस्टेंस नहीं दे पाई। इस वक्त जो कंट्री के हालात हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बार बार कहा कि दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर के धाने पे है, और ये बिल्कुल मुबालगा राय नहीं होगी कि दुनिया में इस वक्त जितनी भी जंगें हैं वो बाइडन दौर के अंदर शुरू हुई हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो अमेरिका को हमारा अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो चला रहा तो है। साजिद और साहब, अगर ये कहा जाए कि ये जो तब्दीली लाए हैं ट्रंप, जो बाइडन की जगह पे कमला हैरिस को लाया गया, तो ये तब्दीली काफ़ी कारगर साबित हुई है। ये तो गलत नहीं है कि मकबूलियत में भी इजाफा हुआ है। गो के मुबाहिसा आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल नहीं था, लेकिन हमने फिर भी देखा कि पलड़ा कहीं ना कहीं भारी जा रहा है। कमला हैरिस जो है वो भारी पड़ रही हैं डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, और वो कहती भी हैं कि जब ट्रंप का दौर था तो मईशत जो है इस्तेहकाम में नहीं थी, मुस्तहकम नहीं थी, या फिर इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा था, या फिर उनकी पॉलिसीज़ अच्छी नहीं थी।
देखें, सबसे पहले तो ये बताना जरूरी होगा कि कैमला हैरिस आज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनी कैसे है। वो प्राइमरी प्रोसेस से गुजर के नहीं आई। देखा जाए तो उनकी लॉटरी निकली है। उन्होंने कभी डिबेट पहले नहीं की, किसी दूसरे को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के साथ उन्होंने आज तक बहस मुबासा किया ही नहीं है। तो देखा जाए तो ये उनकी लॉटरी निकली है और वो एक शॉर्टकट लगा के इस जगह पे पहुंची हैं। उन्होंने डेमोक्रेट पार्टी के अंदर प्राइमरी का सामना नहीं किया। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आज भी डोनाल्ड ट्रंप साहब अपनी स्पीच के डिबेट के अंदर मुसलसल ये कहते रहे हैं कि चले आप 4 साल जो भी आपके पास प्लान मौजूद है आप उनको इन्फोर्स क्यों नहीं करती, आज ही इन्फोर्स कर लें। यू आर स्टिल अ वाइस प्रेसिडेंट, यू स्टिल बाइडेन के साथ उस टीम ये का बात हिस्सा आपकी ठीक है, ये आपकी बात ठीक है कि अभी भी उन्हीं की हुकूमत है, वो सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती थी। लेकिन जो बात वो कर रही है इंतहा पसंदी की, और जो उमूमी तौर पे एक तासुर है जो कैपिटल हिल में हुआ, और कैमला हैरिस ने जिस तरह से आज भी इसका तज़किरा किया कि डोनाल्ड ट्रंप तो पहले ही कह चुके हैं कि अगर मैं सदर ना बना तो फिर खुरेजी होगी, तो ये खदशात कितने नुकसान पहुंचा सकते हैं अगले सदारती इंतखाबात में आपको? देखें, वो मैं बिल्कुल उस ब्लड शेड की तरफ जाना चाहूंगा। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उसको क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि उन्होंने एनर्जी क्राइसिस की वजह से ब्लड शेड का लफ्ज इस्तेमाल किया गया था, और यही खूबसूरती है कि जिस तरीके से लेफ्ट विंग मीडिया एंटरप्राइज जो है उसको ट्विस्ट करता है। और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अकॉर्डिंग टू CNN कैमला हैरिस इलेक्शन जीत चुकी है, आज की डिबेट भी जीत चुकी है, लेकिन CNN ने अकेला ये फैसला नहीं करना, लोगों ने अभी वोट डालने हैं। तो अच्छा, अगर थोड़ा सा कंपैरिजन किया जाए कि जिस तरह से बानी PTI की खान साहब की मकबूलियत पाकिस्तान में है, तो ट्रंप साहब का भी कुछ वैसा ही मामला है, जो सर्वेज आ रहे हैं और जो उमूमी एक तासुर है उसका बिल्कुल उलट, और कोई सरप्राइज हो सकता है 5 नवंबर को? देखें, आज अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल कराए जाएं तो कैमला हैरिस जीत ही नहीं सकती। जो कंट्री इस वक्त जिन क्राइसिस से पूरी दुनिया गुजर रही है, बिल्कुल एब्सोल्युटली नॉट कि वो इलेक्शन जीत पाएंगी। लेकिन हाँ, मैं 2016 के साथ कंपेयर करूंगा, जब मैं प्रेसिडेंट साहब के साथ ट्रैवल करता था तो जमे गफीर होता था, लेकिन घर आके जब CNN को खोला जाता था तो वो कहते थे हिलरी क्लिंटन इलेक्शन जीत चुकी है। बिल्कुल वही सर्कमस्टांसेस हैं। इन्फ्लेशन सर चढ़ के बोल रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 2020 पे 4.3% पे है, उसको किस तरह डिनाई कर पाएंगे? 21 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो मैं लास्टली आपका कमेंट चाहूंगा। ये जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाया है आज की डिबेट में डोनाल्ड ट्रंप ने कैमला हैरिस को कि आप नफरत करती हैं इजराइल से, आप उसे पसंद नहीं करती, और फिर उसकी सफाइयां भी दे रही थी, तो क्या जो उनकी पसंदीदगी है डोनाल्ड ट्रंप साहब की इजराइल के साथ एक मोहब्बत का ताल्लुक है, ये तो सभी को पता है, तो अगर वो हुकूमत में आते हैं तो क्या फ़लस्तीनियों के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, इसमें मज़ीद शिद्दत आ सकती है, जो क्रैकडाउन, जो नस्लकुशी उनके खिलाफ जारी है पहले से? देखिए, अमेरिका के अगर इजराइल के साथ रिलेशनशिप देखें तो कैमला हैरिस के हस्बैंड जो है वो भी ज्यूइश हैं। अगर देखा जाए तो इस वक्त टोनी बिल्कन जो इस वक्त हैं कैमला हैरिस के एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा है, वो भी ज्यूइश हैं। इस वक्त अमेरिका के NSA जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुल्वन है, वो भी ज्यूइश हैं। तो देखा जाए तो ये अमेरिका का इजराइल के साथ प्यार जो है पहले दिन नहीं है, लेकिन उसको कंट्रोल किस तरह करना है। कैमला हैरिस अगर सामने खड़े हुए लोग फलस्तीन के नारे लगाते हैं तो वो कह देती हैं कि हम इसका इजराइल का एम्बार्गो करेंगे, लेकिन साथ ही शाम को $20 बिलियन का पैकेज दे देती हैं। तो देखा जाए तो कैमला हैरिस जो है कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें बिल्कुल कोई पता नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। बीबी नेतन्याहू का उन्होंने उस स्पीच का बाइक कंफ्यूज है, या फिर उन्हें सियासत बड़े अच्छे से आती है, वो जो सामने देख रही हैं उसके हिसाब से वो चलती हैं। जब फ़लस्तीनी सामने आते हैं, उनके हक में नारेबाजी होती है तो वो उनकी साइड पे बयानबाजी करती हैं, अगर इजराइल के साथ है तो उनके साथ भी अपने ताल्लुकात बहाल रखे हुए हैं। तो बहरहाल ये सिचुएशन जो है, हम देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करती है और किसका पलड़ा भारी रहता है, कौन जो है वो जीत हासिल कर पाता है। साजिद तारिड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना वक्त दिया। जिस तरह से जुनैद हम बात करें, आप कह रहे हैं इमरान खान वाली मकबूलियत है, लेकिन वहाँ पर भी एस्टैब्लिशमेंट का असर रसूख नज़र आता है। लेकिन सरप्राइज हो सकता है, क्योंकि जो इंतखाबी एक निज़ाम है, जो अमल है, वो शफाफ है और अमरीकी अवाम किसके हक में फ़ैसला देते हैं। अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं, 5 नवंबर को सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये जो आज का
मैं समझता हूँ मुबाहिसा था, ये भी एक अहम किरदार अदा करेगा लोगों को ये फैसला करने में कि उन्होंने किसके हक में अपना वोट कास्ट करना है, अपना हक राय दही इस्तेमाल करना है। आते हैं दीगर इशूज़ की तरफ, और एक अहम मामला है तालीम के हुसूल का, और वो मुल्क जहाँ पे लिटरेसी रेट बहुत ही नीचे है, दिन ब दिन जो बच्चे हैं उनकी हालत मखदूश होती जा रही है। बलूचिस्तान में मौजूदा दौर के अंदर हुकूमत में मजीद 542 स्कूल्स को बंद कर दिया गया, जबकि मजीद बंदिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। महकमा तालीम बलूचिस्तान ने सूबे में बंद स्कूलों से मुतालिक रिपोर्ट जारी की है, और इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बंद स्कूल को फॉल करने के लिए 16,000 असातिज़ा की ज़रूरत है। रवां साल मई तक बंद स्कूल की तादाद 3,152 थी, और 2 सितंबर तक 35 अजला में गैर फॉल स्कूलों की तादाद जो है वो तकरीबन 3,694 हो गई है। बहुत बड़ी तादाद है ये। और अगर हम देखें तो हमारे यहाँ तालीम का वैसे ही फुकदान है, हमारे यहाँ बच्चों को स्कूल भेजा ही नहीं जाता, और जब तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे, असातिज़ा का फुकदान हो जाएगा, तो वहाँ पर बच्चे क्या तालीम हासिल करेंगे और क्या स्कूलों को जाएंगे। दुरुस्त बात है। और सूबे में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो 254 स्कूल सिर्फ पशीन में बंद हैं। इसी तरह ज़ेरा डेरा बुगटी में सबसे कम 13 स्कूल गैर फाल हैं। और ये सूरत हाल कहाँ कहाँ फैली हुई है जानते हैं अपने नुमाइंदे और ब्यूरो चीफ कोयटा से फरीदुल्ला बताइएगा कि इस सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, कितने स्कूल बंद हो चुके हैं? जी, बलूचिस्तान में तालीमी शोबा बिल्कुल पसमानदगी का शिकार है। एक तो पहले जो स्कूल मौजूद हैं उनमें जो है सहूलियात नहीं है, सहूलियात उनके साथ साथ जो असातिज़ा की शदीद कमी है। सूबे के अगर तमाम स्कूलों की बात करें तो 15,096 स्कूल पूरे बलूचिस्तान में मौजूद हैं, जिनमें से इस साल रवां साल मई तक जो थे 3,152 स्कूल जो थे वो बंद थे, गैर फ़ाल थे। इसके बाद जो है मज़ीद जो मौजूदा हुकूमत का दौर आया 452 स्कूल मज़ीद बंद हो गए। और 2 सितंबर 2024 की जो नई रिपोर्ट आई उसमें जो थे 3,694 स्कूल जो है बंदिश की उसको बताया गया इतने स्कूल बंद हैं। इन स्कूलों में जो 16,000 असातिज़ा की कमी है। इस कमी की वजह से स्कूल जैसे असातिज़ा कम होते जा रहे हैं, उनकी जो उसकी वजह से स्कूल बंद हो रहे हैं, क्योंकि नए असातिज़ा की भर्ती नहीं हो रही। हुकूमत का ये कहना है कि उन्होंने तकरीबन 9,496 असातिज़ा की भर्ती का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया और जल्द भर्ती किए जाएंगे। और साथ साथ अगर बजट की बात करें, रवां साल जो बजट रखा गया है 65 अरब 21 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। सर पहले तो ये फिगर्स का मुमकिन है कि थोड़े आगे पीछे हों, चूँकि जो मेरा इलाका है कलात, वहाँ पर भी बड़ी तादाद में स्कूल बंद है, गोस्ट स्कूल जिसे कहा जाता है। तो बहुत मुश्किलात हैं लोगों को, स्कूल एक तो है नहीं, जो वहाँ पर स्कूल मौजूद हैं हमारे इलाकों में, वहाँ पर ये कि एक स्कूल में एक ही उस्ताद होता है। की नायली है, बिल्कुल मैं इसको नायली कहूँगा उनकी, क्योंकि बलूचिस्तान तालीम के मैदान में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पसमानदा है। गुज़िश्ता दौर में जितने भी हुकूमतें हैं उन्होंने दावे तो किए, लेकिन अमली तौर पर उस पर इकदाम नहीं उठाए उन्होंने। एक तो सूबे का जो ज़मीनी जोग्राफिया अगर आप देख लें सर, आबादी दूर दूर स्कैटर्ड पॉपुलेशन है बलूचिस्तान की। इन्होंने अक्सर स्कूल तो बनाए हैं, डॉक्यूमेंट्स में मौजूद हैं, लेकिन अमली तौर पर कोई स्कूल सतह ज़मीन पर नज़र नहीं आता है। गोस्ट स्कूल्स, गोस्ट टीचर्स इतनी तादाद में ज़्यादा हैं। जितनी भी सियासी जमातें आई उन्होंने अपने बंदों को एडजस्ट करने के लिए इस तरह के मतलब गैर आईनी इकदाम उठाए, लेकिन उनको पूछने वाला कोई नहीं है। बात यह है ना कि बच्चों की पढ़ाई मुतासर क्या होती है, वो ख़त्म ही हो गई है। जब आप स्कूल ही बंद कर देंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? आप एक बुनियादी सवाल है ना। आप एक तरफ तो कहते हैं कि जी हम एजुकेशन के लिए बहुत सारे वो मंसूबे, आपको चाहिए कि बंद करने के बजाय उनको फ़ाल करें। आप अपने फंड्स लैप्स कर देते हैं, लेकिन उनको फ़ाल करने के लिए बाकी कामों के लिए तो पैसे निकल आते हैं, जहाँ पे आपकी जो है कमीशंस होती हैं, आपके जो है माली मामला ठीक हो रहे होते हैं, वो काम तो कोई नहीं रुक रहा। एजुकेशन जो बुनियादी हमारी ज़रूरत है, इस टाइम दुनिया सारी एजुकेशन की तरफ जा रही है और हमने एजुकेशन के ऊपर ही कदगन लगा दी है। आप बंद करना इसका हल नहीं है, इनको फ़ाल करना इसका हल है। फरीदुल्ला, आपका बहुत शुक्रिया। जिस तरह से हमें बता रहे थे, ये सूरत हाल बहुत ही तशवीशनाक है। तालीम, हुसूल तालीम हर बच्चे का हक है, और ऐसे हज़ारों लाखों बच्चे हैं जो कि तालीम से महरूम हैं। क्योंकि असातिज़ा की भर्तियाँ नहीं हो पा रही, जो असातिज़ा पहले से मौजूद हैं उन्हें सही सहूलियात नहीं दी जा रही, तनख्वाहें नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से 542 स्कूल सूबे के अंदर बंद हो जाना ये अलार्मिंग। और जो स्कूल्स मौजूद हैं, इमारतें मौजूद हैं, वहाँ पर माल मवेशी रखे जाते हैं। हमने ये भी देखी है सूरत हाल। और बच्चों का जो बुनियादी हक है वो तालीम है, और कोई मुआशरा जो है वो तभी तरक्की कर सकता है जब वो पढ़ा लिखा होगा, उसके बच्चे उसकी
जनरेशन जो पढ़ी लिखी होगी। तो हमने इसके ऊपर काम करने की बहरहाल बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हमारे साथ कोई हुकूमती नुमाइंदे मौजूद होते तो यकीनी तौर पे हम उनसे जानते कि इसके ऊपर काम क्यों नहीं हो रहा। लेकिन हम क्योंकि कराची की बात कर रहे हैं, बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं, तो शहर कायद की भी बात कर लेते हैं। शहर कायद की भी सूरत हाल जो है वो थोड़ी नाजुक नज़र आती है हमें। शहर कायद में खुले मैन होल्स ढक्कन लगाने के ना लगाने की वजह से मुश्किलात का शिकार है वहाँ पर शहरी, और ज़िले इंतज़ामिया के जो दावे हैं उनकी कलई भी खुल गई है। कराची शहर में जा बजा खुले मैन होल्स नज़र आते हैं जिन पर ढक्कन नहीं लगाए जा सके अब तक, और उसकी वजह से हादसात का शिकार हो जाते हैं लोग। बिल्कुल। और आज की कराची डायरीज़ में एक अहम और देरीना मसला है, ये कोई नया मामला नहीं है। वहाँ पे जो नशा करने के आदी हैं, जो चोर हैं, जो इस तरह के लोग हैं, वो लूट मार के लिए अब उनके पास यानी कि जो गटरों के ढक्कन है, यानी कि मैन होल्स के ढक्कन है, वो भी उसे नहीं छोड़ते, उसे नहीं बख्शते। और एक नहीं मुतादिद दर्जनों कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। कितने ऐसे वाक़यात हैं जिसमें छोटे बच्चे गिर के जाँ बहक हो जाते हैं, ट्रैफिक इससे मुतासर होती है। लेकिन अगर इंतज़ामिया से पूछें तो वो ये कहते हैं कि जी हम बार बार नए ढक्कन लगाते हैं और उसको फिर से कोई हम रजब से जानते हैं सूरत हाल क्या है। हाँ, रजब बताइएगा कि अब तक इंतज़ामिया का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, कितनी जगहों पर मैन होल्स आपने देखे हैं जो अभी तक खुले पड़े हुए हैं, इंतज़ामिया के मुंतज़िर हैं? जी हम इस वक्त लियाकताबाद नंबर 7 और 8 की दरमियानी सड़क पर मौजूद हैं, जहाँ पर पूरे इलाके की अगर सूरत हाल की बात की जाए तो इससे मुख्तलिफ नहीं है। ना सिर्फ गटर उबल हैं बल्कि बेशतर गटर के ढक्कन ही मौजूद नहीं है। इसमें हमारे साथ यहाँ पर जो है वो एक ऐसे शहरी भी बुज़ुर्ग शहरी मौजूद हैं जो कि अचार का ठिया जो है वो ठेला चलाते हैं, और उनके साथ एक हादसा भी पेश आया। खुले हुए मैनहोल में गिर गए थे, अल्लाह ने इन्हें नई ज़िंदगी दी। इनसे हम बात करते हैं। बड़े साहब बताइएगा कब ये वाक़या पेश आया था और किस तरह आप बचे? ये ठेला लेके जा रहा था, ढक्कन खुला हुआ, ठेला चला गया, मैं पूरा अंदर चला गया। वो बेचारों ने 2 मिनट में मुझे निकाल दिया। हाथ मैंने ऐसे कर दिए थे, इधर हाथ ऐसे अंदर ज़्यादा सीधा 12 फुट होश उड़ गए मेरे। इधर 1 हफ्ते तक दर्द रहा बगलों में मेरे, बहुत तकलीफ रही। अच्छा, इलाके में जो है हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। बड़े भाई ये बताइएगा कि इलाके में सूरत हाल कब से है और जो है वो इलाके की इंतज़ामिया क्या कर रही है, यहाँ पर जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहा कोई भी। ये 5 महीने हो गए इसको सूरत हाल को। हर किसी का कारोबार ख़राब हो चुका है। आप देख लो रोड की हालत क्या है, सन्नाटा कैसा इलाके में छाया हुआ है। बच्चे, लेडीज़ वेडीज़ सब इस पानी के अंदर से मौजूद जाते हैं। ये अभी तो कम पानी है, शाम में आप आओगे ये पूरा रोड भरा हुआ होगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शहरी मौजूद थे, जबकि हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन दिशान नवाब नाज़रीन को दिखाएंगे कि सड़क की सूरत हाल और खुला हुआ मैनहोल। लोग शहरियों का कहना है कि यहाँ पर खुले हुए मैनहोल जो है वो मौत के कुएं बने हुए हैं। लोग यहाँ पर ना सिर्फ जो है वो लोग गिर रहे हैं बल्कि जो है वो गाड़ियों का जो है वो नुकसान भी हो रहा है, और जो है वो बेशतर यहाँ पर जो मैन होल, यहाँ पर जो सेवरेज का निज़ाम है इलाके का वो तबाह होकर रह गया है, और खुले मैन होल शहरियों को मोहब्बत दे रहे हैं, लेकिन बिगड़े मामलात सुधारने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। कैमरामैन दिशान नवाब के साथ रजब अली, 1 न्यूज़ कराची। बहुत शुक्रिया रजब अली, हमें बता रहे थे। और लग तो ये रहा था कि वो गंदे पानी का नियाग्रा फॉल बना हुआ है छोटा, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सूरत हाल जो जगह जगह पर है, लोगों का कारोबार ख़राब होता है, जाने जाती हैं, बच्चे गिर जाते हैं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर होती है। और इंतज़ामिया से पूछें तो वो सब अच्छा की रिपोर्ट पेश करते हैं और उनका कहना है कि हम अपनी तरफ से कोशिशें कर रहे हैं, हम ढक्कन लगाते हैं, कोई नशे उसे उठा के ले जाता है। तो ये तो अजीब नहीं है। ढक्कनों के साथ अगर एक ताला भी लगा दिया जाए तो मेरे ख्याल में वो सेफ रह सकते हैं। जिस तरह मसाजिद में आप देखते हैं कि गिलास के साथ भी ताला लगा होता है, लोग चप्पल रखते हैं उसको भी ताला लगा लेते हैं। तो मतलब हमारी जो कौम है इसको सुधारने के लिए पता नहीं कोई मुआवजा ही होगा जब ये सुधर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर आप पानी का ग्लास को लॉक लगाना पड़े, मस्जिद को लॉक लगाना पड़े, तो वहाँ पर आप सोचें कि उस कौम की क्या जहनी हालत होगी, कितनी अबतर वो कौम होगी और किस तरह से उसका सुधार मुमकिन है। ये तो हम बहरहाल इसके ऊपर बातें करते हैं, लेकिन इंतज़ामिया जो है उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए। जब किसी का बच्चा चला जाता है तो उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, और यही मैन होल हैं जिनमें गिर के बच्चे आए रोज़ हम सुनते हैं कि किसी बच्चे की जान चली गई, बच्चा वहाँ अंदर से निकाला नहीं जा सका। और अगर आप इसके ऊपर कोई हाथर खा इक़दाम नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको अपनी पोस्टों से रिज़ाइन कर देना चाहिए, वो ये नहीं कर सकते। इनको सारे प्रोटोकॉल भी लेने हैं, इनको लवाजमात की भी ज़रूरत है, इन्हें भारी भरकम तनख्वाहें भी चाहिए, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो वहाँ पे इनके पास हर चीज़ की तवज्जो होती है, हर चीज़ का उज़र और मजबूरी होती है आवाम को देने के लिए, एक नया लॉलीपॉप होता है। तो उम्मीद करते हैं कि हुकूमत वक्त तवज्जो देगी और इस मसले का हल गटरों के ढक्कन है कम अज़ कम वो लगा दीजिए, जिससे कीमती जाने ज़ाया होने से बच सकें। एक ब्रेक ले लेते हैं, हेडलाइंस का वक्त हुआ जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, आपकी हिम्मत जाएगा। स्टे विद अस।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। हमारे साथ स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और इंसानियत के लिए बड़ी जज्बा रखने वाले, बड़ी मोहब्बत रखने वाले और ऐसा नरम दिल रखने वाले कि क्या क्या कारनामे उन्होंने अंजाम दिए, ये सब आप आज हम बताने जा रहे हैं। शख्सियत मौजूद हैं जो दर्द दिल रखते हैं उन लोगों का जिनको ज़माना या उनके अपने लोग भी धुतकार देते हैं, चाहे वो नशे के आदी हों या भीख मांगने वाले बच्चे हैं या नौजवान हैं, उनको इन्होंने अपनाया है। उन्होंने खुद मिट्टी और धूल में लथपथ लोगों को न सिर्फ अपनाया बल्कि उन्हें मॉडल भी बना देते हैं। और स्टाइलिस्ट अली अब्बास हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। वेलकम कहेंगे अली भाई। सबसे पहले ये सफ़र आपका कितना मुश्किल था? ये आइडिया बेसिकली आया कैसे कि ऐसे लोगों को जो कि जिनको अपने धुतकार देते हैं आप उन्हें गले से लगाएं? अस्सलाम वालेकुम सर। ये आइडिया मुझे इस वजह से आया क्योंकि मैं ख़ुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और मैंने गुर्बत को बड़े करीब से देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है। तकरीबन मुझे हो गया है 16 साल में कराची रहा हूँ और 12वां साल मुझे यहाँ लाहौर में हो गया। 27 साल हो गए मुझे घर से बाहर। अच्छा। तो आप देखें कि मतलब 34-35 साल, ये 36 साल मेरी उम्र है अभी इस वक्त। तो अपनी मर्जी से आप घर से बाहर आए, ये सारी एफर्ट की या हालात ऐसे बन गए? लेकर आई, हालात ही लेकर आए। ये जो हमारे साथ पेट लगा हुआ है ना, इसके बड़े मसाइल हैं, तो ये लेकर आए। तो जब मैं खुद बाहर निकला काम करने के लिए तो मेरी कोशिश रही कि मैं अपने लिए कुछ करूं। अपने लिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया। आपकी पैदाइश कराची में हुई? नहीं, मैं ज़िला खानेवाल से हूँ। अच्छा, खानेवाल से। पंजाबी हूँ। आपने ये तो कह दिया कि आप मेहनत के लिए और मतलब जाहिर है पेट लगा हुआ है, आपने अपने आप के लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ करने के लिए आप आए थे, लेकिन आपने अंदाज़ बड़ा डिफरेंट अपनाया। वो क्या, जिससे गोश्त को काटते हैं, आपने वो पकड़ा हथियार और उसके साथ हथौड़े और आग के साथ। आपको बताया कि मैं एक जो है ना मतलब छोटी फैमिली से हूँ, बड़ा छोटा सा गाँव है, शायद लोगों को पता ही ना हो कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, लेकिन मुझे एक जज्बा था आगे बढ़ने का और मेरी कोशिश रहती है, अभी भी है स्टिल, कि मुझे और कुछ बेहतर करना है ताकि वो, मुझे ये लगता है कि देर तक रहना चाहिए, लोग याद रखेंगे एक पाकिस्तानी ऐसा था, ये अली अब्बास ऐसा था जो इस तरीके से काम करता था। और जिन चीज़ों का आपने इस्तेमाल किया है बाल कटिंग करने में, स्टाइल बनाने में, वो आपने कहाँ से आइडिया लिया कि इस तरीके से बाल कटिंग हो सकते हैं या स्टाइल बन सकते हैं? मैं वो क्रिएटिविटी खुद से मुझे आती है इस तरह की चीज़ें। जैसे कभी किसी सिंगर से आप पूछें ना कि भाई आप कैसे इतने अच्छे गाने गा लेते हैं, तो वो कहते हैं जी हमें जो है ना आमद होती है खुद से ना। तो आपको भी आमद हुई? मुझे हथौड़े का इस्तेमाल करना है, लेकिन इसकी तो मेरे ख्याल में ट्रेनिंग भी नहीं होती पाकिस्तान में। इसकी ट्रेनिंग ये फिर आपने कैसे ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 6 पे डेंजरस बार हूँ मैं पूरी दुनिया में। ये मैं ही हूँ जिसने ये काम किया। आज दिन तक इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया। अब मेरे बाद लोग कुछ कर रहे हैं। अभी मैं कभी देखता हूँ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर रील्स चल रही होती हैं, कोई आग लगा रहा है, कोई जो है ना मतलब किस चीज़ से काट रहा है, लेकिन मैं ये कर चुका हूँ। और आपने कितना अर्सा पहले ये काम शुरू किया? ये सर मैंने 2019 में किया। गूगल पे ये ट्रेंडिंग में रहा पूरा वीक। अच्छा। और फिर मैंने 2021 में दोबारा किया और फिर गूगल ने मेरे ऊपर आर्टिकल शाया किया कि एक पाकिस्तानी ऐसा है जो इस तरीके से भी बाल काटता है। अच्छा अली, ये तो आपके कारनामे हैं, इनके ऊपर हम मज़ीद भी बात करते हैं कि आपने और क्या क्या किया और किस तरह से आप लोगों के लिए कितना दिल के अंदर दर्द रखते हैं। लेकिन ये जो आपका हेयर स्टाइल है हमारे पैनल को भी बड़ा पसंद आया है, तो ये हेयर स्टाइल आपने किस औजार के साथ बनाया है? ये भी मैम अगर इसको हम देखें औजार के साथ तो नहीं बनाया, ये नेचुरल है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, इसको नहाने के बाद ऐसे ऐसे करके आप नहाने के बाद थोड़े से मतलब वॉल्यूम कम हो जाता है तो मैं इसको टॉवल ड्राई करता हूँ, या फिर ज़्यादा मुझे कोई हो कि नहीं मुझे अभी फ़ौरन से वॉल्यूम चाहिए। इशाल को पसंद आया तो इशाल भी अपना सकती है हेयर स्टाइल? मतलब मैं भी ये हेयर स्टाइल ले सकती हूँ? नहीं, हम फीमेल्स तो इस तरह के हेयर स्टाइल नहीं रख सकती। अच्छा, जुनैद पे मैं ट्राई करवाना चाहूँगी। जी, मेरे तो बाल ही थोड़े रह गए। इन पे हो सकता है, मेरे तो बाल थोड़े। अच्छा, ये बाल थोड़े से याद आया, तो क्या ऐसी कोई टिप्स भी आप देते हैं अली कि गिरते हुए बालों को रोका जा सके? क्योंकि एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में और बड़े सगीर के अंदर भी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना, मेरा मानना ये है, जो मैंने पढ़ा है या सुना है लोगों से या जो मैंने सीखा है अभी तक, उस पर ये है कि भाई हमारे सर के ऊपर ना अरबों खरबों बाल हैं, ये हज़ारों में क्वांटिटी नहीं है, लेकिन ये 200, 250, 150 बाल गिरना ये मामूल है। ठीक है। आप नॉर्मली जब सो के उठते हैं तो पिलो के ऊपर 2-4 बाल लगे होते हैं तो आपको लगता है कि शायद मेरे बाल गिर रहे हैं, तो ये नहीं है। बाल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, आप इसको सेफ रख सकते हैं। समटाइम लोग ये होते हैं ऑयल करके, ऑयलिंग लगा के, जो मतलब जो है ना उसको ऑयलिंग करके अच्छे से और भर के रखते हैं सारा दिन की मैंने तेल लगाया हुआ मेरे बाल अच्छे हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। उसमें ये होता है कि जब आप उसको ऑयल लगा के रखेंगे तो ऑयल तो साइंस भी ये कहती है कि स्कैल्प के अंदर कुछ नहीं जाना आपके।
दिमाग में तो कुछ भी नहीं उतरेगा ना, वो यहाँ आ जाता है फॉरहेड के ऊपर ऑयल आपका, या चिक्स के ऊपर आ जाता है। तो वो ऑयल, मेरा मानना ये है कि आप जो है ना 15 ये तो वाकई बहुत बड़ा इशू है, इस तरह से कहा भी बड़े सगीर 15 to 20 मिनट्स आप ऑयलिंग करें, उसके बाद आप शावर ले लें। सही, ताकि वो एक आपके बाल भी अच्छे रहें। और कहीं पे भी मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को भी पता होगा कि कहीं पे भी रिकमेंडेशन ऑयल सर पे लगाने के तो है ही नहीं। ये होते हैं कि जी आपके तो बाल झड़ना बंद हो जाएंगे, ये सब फेक है, झूठ है। ये जो बाल गिरना बंद हो जाएंगे तेल के खास, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ है, लोग बस वो जो है ना बड़े बड़े ठीक है, सेलिब्रिटी। ये तो हम आपसे टिप्स लेंगे, लेकिन ये बताएं कि आप बेगर्स के ऊपर बड़ा काम करते हैं। आप जो मांगने वाले हैं, जो सड़कों पर या जो मैले कुचाले हुलिये में हैं, डस्ट से अटे हुए हैं, आप उनको उठाते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, बाल कटिंग करना। मैं इस बात को मैं ऐसे कहूँगा, आप किस तरह से कर लें? मैं इस बात को ऐसे कहूँगा कि बहुत सारे लोगों के पास रब का दिया हुआ बहुत कुछ है, और उन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ रब है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि मैं दोनों पार्टीज़ के लिए काम करूं, जिनके लिए रब का दिया हुआ बहुत कुछ है और जिनके पास सिर्फ रब है। जिनके पास सिर्फ रब है वो, मुझे लगता है कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 सैलून्स हैं और मैं अच्छे खासे पैसे चार्ज करता हूँ हेयर कट के। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि हफ्ते में एक आधा दिन मैं ऐसे लोगों के लिए बाहर निकलूँ और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करूँ, उनको फूड प्रोवाइड करूँ, जो होमलेस हैं, जो फूडलेस हैं, उनको मैं फूड प्रोवाइड करूं या उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करूं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे स्टाइलिस्ट बहुत सारे इस तरह का काम कर भी रहे हैं। हम बहुत सारे कंट्रीज़ में अगर हम देखें ना, तो इस तरह के लोग मौजूद हैं कि वो इस तरह का काम करते हैं, बैगर्स को उठा के उनकी ग्रूमिंग करना, उनका हेयर कट करना, उनको ट्रांसफॉर्म करना करते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड नहीं है। लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, लोग बड़ी नफ़रत अंगेज़ नज़रों से देखते हैं। प्यार तो बड़ी दूर की बात है ना, जिस तरह से आप दिल खोल के उनके लिए एक दिन निकाल मेरा काफ़ी लोगों से जो है ना, मैंने काफ़ी सारा काम अभी किया है या मैं कर रहा हूँ, तो मेरे ना मुख्तलिफ लोगों से मुलाकात होती है। लोग मुझे ये कहते हैं कि भाई आप क्यों कर रहे हैं हमारे लिए, क्या वजह है, आप जाएँ अपना काम करें जो कर रहे हैं, हमें तो कोई मुंह नहीं लगाता, हमें अपने घर वालों ने जो है ना घर से निकाल दिया है, हमारे लिए कोई इदारा नहीं है। हम अगर मैं नशा कर रहा हूँ या मैं कोई चोरी कर रहा हूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ, तो मतलब मुझे मेरे घर वाले नहीं पूछते, मुझे मेरे अपने नहीं पूछते, उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने एक बुजुर्ग के बाल काटे, तो मैंने उनसे पूछा कि वो एक ओल्ड एज होम में थे, तो मैं मुख्तलिफ जगहों के एक्सपीरियंस करता रहता, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो ना रोने लग गए। मैंने कहा हुआ क्या है? उन्होंने कहा जी मेरा भाई आया था, तो वो मेरा भाई मुझे यहाँ पे छोड़ के गया है ओल्ड एज होम में। उसने कहा कि मैं उम्रा करने जा रहा हूँ, वापस आऊँगा, मैं वापस आऊँगा। 7 महीने हो गए तो अभी तक वापस नहीं आया। यार उसको कहो मुझे ले जाए आके। तो मेरे लिए बड़ा ना एक लाइफ चेंज हुई कुछ लोगों की। अली भाई, जिस तरह आप लोगों को ग्रूम करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, आपने देखा हो कि वो दोबारा फिर उस रास्ते पे ना गए हों, ऐसे लोग भी हैं आपके जानने वाले? नहीं, मैं दोबारा से तो नहीं जाता उनको चेक करने के भाई वो बेहतर हुए या नहीं हुए। सर मेरे पास एक जो जरिया है ना जिस चीज़ का, मैं वो दे देता हूँ। मतलब मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ, उनके बाल काट सकता हूँ, उनके बियर्ड बना सकता हूँ, उनको बेहतर मशवरा दे सकता हूँ। यार छोड़ दो। अब मैं बेशतर लोगों को जब भी काम करता हूँ, वो लोग मुझे ये कहते हैं, हामी भरते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे। तो अब अल्लाह जाने वो करते हैं या नहीं करते, लेकिन मैं अपनी तरफ से करके उस जगह से गुजर जाता हूँ। दोबारा मैं बहुत छोटी एज में अपने घर से निकले हो, मेहनत की है और यहाँ तक पहुँचे हो, इसकी बाकायदा कोई एजुकेशन भी ली है, कहीं से प्रैक्टिस ली है, या फिर खुद ही जो एक अपने अंदर का एक तादाद सलाहियतें थी छुपी हुई दबी हुई, उनको खुद ही निखारने की कोशिश करते रहे? और नहीं मैम, ये जब मैंने स्टार्ट किया था ये काम सीखना, मैं ज़िंदगी में बड़े एक्सपीरियंस किए हैं मैंने। बड़ी बहुत सारी जगहों पे काम किया है। कराची में मैंने बहुत सारी जगहों पे काम किया है, एज अ स्वीपरमैन काम किया है, एक बुक स्टॉल में काम किया है, बुक स्टॉल से बाद फिर एक और जगह पे काम किया। मतलब कोई इतना वो स्कोप नहीं मिला। वजह ये थी कि कुछ बेहतर करना था, कुछ आगे जाना था, कुछ अच्छी चीज़ें अचीव करनी थी जो कि एक लाइफ की मेमोरी बन जाती। तो फिर मैंने ये 2007 में ये काम सीखा सैलून वाला, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। अल्लाह पाक कामयाबी देता गया। मैं जितना बड़ा सोचा मुझे उतना बड़ा मिला है। मैं बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत कम एजुकेशन के साथ। फैमिली की सपोर्ट रही साथ में इस सारे दौरानिए में, इस सारे सफ़र के अंदर? बिल्कुल, अभी भी है। फैमिली की सपोर्ट जो है ना, भाई की सपोर्ट है, वालिदैन की सपोर्ट है, और बहन भाइयों की दुआएं हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं ज़रिया माश बना हूँ, ऐसे तो मेरे साथ काम करते हैं या जिनके लिए मैं काम करता हूँ। ऐसे बच्चों को भी सिखाते हैं जो ऐसे घरों से आए हैं, जिनके पास वसाइल नहीं है, ऐसी इंस्टीट्यूट उन्हें सिखाएंगी नहीं, अपनी जगह अपने इदारे में जगह नहीं देंगी, उनके लिए भी काम करते हैं? मैं इंशाल्लाह ताला मैं कर रहा हूँ। उसमें यह है कि अभी फ़िलहाल तो मैंने ऐसा कोई NGO नहीं बनाया इस चीज़ का, या कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं बनाई हुई। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है इस चीज़ के ऊपर ना,
कि आप जो है ना NGOs बनाना चाह रहे हैं, अब आप कुछ बड़ी इलाही काम बड़ी कर गेम रहे हो। करेंगे। नहीं क्रिटिसाइज किया मैम, मतलब शाबाश नहीं दी, हाँ, अच्छा कि नहीं क्यों कहा। कर रहे हो? मतलब हाँ, अच्छा क्या नहीं मकसद कहा, है? लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हाँ हमें पता है कि इसके ऐसे NGOs के पीछे क्या होता है और क्या चीज़ें होती हैं। तो मैंने उनको ये कहा कि अप्रिशिएट करने वाले, तारीफ करने वाले काम है। अच्छा, दो पहलू हैं आपके इस हुनर के। एक तो मैं बात कंप्लीट करूँ। ये जरूर। मैंने उनको ये कहा कि भाई मैं ये सिर्फ TRP के लिए नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पर वीडियोस लगी हुई, 30 मिलियन व्यूज़ हैं। मैं मशहूर हो चुका हूँ, पूरी दुनिया में हो चुका हूँ। मुझे अभी तो मशहूर होना ही नहीं है। मैं तो इतना मशहूर होने के बावजूद ऐसे लोगों को गले से इसलिए लगा रहा हूँ कि भाई मुझे उन लोगों में अपना मत है कि मैं एक वक्त था मेरे पास चप्पल ही नहीं थी। मैं स्कूल के बाहर बैठ के पकोड़े या समोसे बेच रहा होता था कि, और ये सिर्फ दिल में ये होता था कि काश मैं भी पढ़ लिख के कुछ बड़ा बन जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना नहीं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं बहुत पढ़े लिखे लोगों से बेहतर हूँ। ये अली, ये अल्लाह ताला चुन लेता है कुछ लोगों को, जिनको वो खुद ही उनकी मेहनत का फल देता है और फिर उन्हें इतनी कामयाबी देता है कि वो पीछे मुड़कर जब देखते हैं ना तो खुद ब खुद हैरान हो जाते हैं, हम इस मकाम तक पहुँचे कैसे, हमें यहाँ तक किसने पहुँचा दिया। तो मैं रमज़ान शरीफ में मैं अपने सैलून के बाहर ना इफ्तार करा तो पहले से 26-27 रमज़ान तक ना, तो वो लोगों ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जानबूझ के, भाई तुम वीडियोस बना रहे हो, तुम स्टोरी लगा देते हो, तुम्हें जो हमदर्दियाँ चाहिए। मैं कहा भाई आपकी मर्ज़ी, आप जो सोच लो। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूँ और अल्लाह बहुत अच्छी कोशिश है। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। मैं किस नीयत से कर रहा हूँ। दुआएं आपके साथ हैं और इस काम को जारी उसारी रखिए। अली बास आपका बहुत शुक्रिया। और ऐसे किरदार बहुत कम है, ऐसी शख्सियात, ऐसे लोग बहुत कम हैं जो लोगों की और माशरे की बेहतरी के लिए काम करते हैं। अली बास उनमें से एक है जी। और हम यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि इसके बाद एक ब्रेक बनती है। आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। और बच्चे ज़िद्दी क्यों होते हैं, ये तकरीबन हर माँ बाप का जो है एक मसला है। और बच्चों को कैसे नॉर्मल किया जा सकता है, क्या बेजा लाड प्यार, हर बात मानना बच्चों के ज़िद्दीपन का बायस बनता है, और क्या ज़्यादा TV देखना, क्योंकि आजकल गैजेट्स का दौर है, हर बच्चे के हाथ में तो टैब है या फिर मोबाइल फ़ोन है। और बच्चे ख़ास तौर पे जो वो पेरेंट्स जो कि अपनी जान छुड़ाने के लिए या वक्ती तौर पे इसलिए कि बच्चा उनका खामोश हो जाए, अगर वो किसी रेस्टोरेंट में है, किसी महफिल में है और कहीं पे बिज़ी हैं और वो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं, तो वो आसान तरीका उनका यही लगता है उनको कि अपना मोबाइल फ़ोन दें या टैब दें बच्चों को, और कुछ देर के लिए उनकी परेशानी तो दूर हो जाती है, लेकिन जो उसके असरात हैं, मनफी असरात हैं, वो बच्चे के ऊपर दूर रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बच्चे जो हैं वो आपके ज़िद्दी हो जाते हैं, आपकी बात सुनना छोड़ देते हैं और उनके मूड स्विंग्स जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इस सब इश्यूज़ के ऊपर हम बात करने के लिए हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। सोफिया सोहेल साहिब है हमारे साथ। आप बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिब आपके वक्त का। वेलकम टू शो कहेंगे आपको। हमने जिस तरह की सारी बातें की हैं वो हर घर का मसला है, हर पेरेंट्स उससे दो चार हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा जब ज़िद्दी हो जाते हैं तो उनको वापस लाना बड़ा मुश्किल है। पहली तो बात यह है कि वो ज़िद्दी होते क्यों हैं, क्या वजह ऐसी रहती है, परवरिश में माँ बाप की कहाँ कमी रह जाती है, या ये गैजेट्स हैं जो अपना किरदार अदा करते हैं? देखें, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं इसमें कि बच्चे ज़िद्दी हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हर बच्चे की अपनी तबीयत है, अल्लाह ने डिफरेंट नेचर देकर पैदा किया है। पेरेंट्स कंपैरिजन कर जाते हैं, अगर 4 बच्चे हैं तो वो बच्चा ज़िद नहीं करता, ये ज़्यादा ज़िद करता है। एक तो हर बच्चे की तबीयत डिफरेंट है, पेरेंट्स को ये अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी बात ये कि हर बच्चे किसी की बच्चे की अपनी ओपिनियन होती है, स्ट्रॉन्ग विल पावर के होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं अपने बारे में। इस नेचर को समझना चाहिए बच्चे को जब ज़िद को डील कर रहे होते हैं पेरेंट्स। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है, जो मैं प्रैक्टिस में भी देखती हूँ, पेरेंट्स मेरे पास लेकर आते हैं, वो ये कहते हैं बच्चा हमारा बहुत ज़िद्दी है। तो जब उनसे मैं कोऑर्डिनेशन करती हूँ, बातचीत करती हूँ, तो पता चलता है बच्चे को ना, बाज़ बच्चों को अपनी भूख, अपनी प्यास, जो बेसिक नेसेसिटीज़ उनको बताना नहीं आता। अच्छा, ये तो वो बुनियादी ज़रूरतें हैं जो बच्चा माँ के पैदा होती माँ के साथ जो है वो करना शुरू हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बता पाते, लग गई है, कुछ बच्चे बता नहीं पाते। जैसा खास तौर पर बच्चे, हम कब कहते हैं बच्चा ज़िद्दी है, जब 3 साल का 4 साल का बच्चा होता है, हम कहते हैं बच्चा ज़िद्दी हो गया। तो बच्चे ये देखना है कि बच्चे की बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो रही है, उसकी नींद पूरी हो रही है, उसको भूख तो नहीं लग रही। बच्चों को प्यास का एहसास नहीं कर पाते बच्चे कि हमें प्यास लग रही है, इरिटेशन किसी चीज़ में हो रही थी वो नहीं बता पाते हैं। तो एक ये चीज़ ज़रूर देखनी है जब हम बच्चों को डील करते हैं ज़िद्दीपन को।
एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है, अगर घर में एक बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है जी, बच्चा इसलिए ज़िद्दी है जी, दादा भी ज़िद्दी था, नाना भी ज़िद्दी था, भाई या बाप ज़िद्दी है, इसलिए जेनेटिक जीन्स से, जेनेटिक जीन्स में नहीं होता। बेसिकली होता ये है कि बच्चा अगर घर में प्रैक्टिस देख रहा है, ये जो फादर हैं या जो बड़े हमारे जो बड़े हैं वो जिद करके अपनी बात मनवाते हैं, तो वो लर्न कर लेता है कि मुझे भी जिद करके अपनी बात मनवानी है। घर में अगर कोई और बच्चा है वो जिद करके अपनी बात मनवा लेता है तो फिर वो भी सीख जाते हैं। डेफिनेटली बच्चे सीख लेते हैं ना कि जी जिद कॉपी कर लेते हैं उसको। एक और चीज़ जो बहुत कॉमन है कि बाज़ वक़्त बच्चे जिद नहीं करते, पेरेंट्स जिद कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे को कुछ खाने में नहीं पसंद, टेस्ट बर्ड्स है ना। फॉर एग्जांपल कोई सब्ज़ी नहीं खाता या कोई चीज़ ऐसी नहीं खाता, पेरेंट्स वो कहेगा मैंने नहीं खाना, मना कर देगा। पेरेंट्स नहीं खाओ, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, पेरेंट्स ज़बरदस्ती करते, बच्चा ज़िद्दी हो जाता है। लेकिन अभी देखें ये तो ज़रूरी भी है, बच्चा आपका जंक फूड खाना चाहता है, आप उसको अवॉइड करवाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को जिद तो करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा। जो जंक फूड है वो अलग चीज़ है, जंक फूड भी एक अलग टॉपिक है। बात यह कि बाज़ का कोई पर्टिकुलर दाल होती है या पर्टिकुलर सब्ज़ी होती है, बच्चे को टेस्ट बर्ड्स अच्छे नहीं लगते, सारी सब्जियां खाने भी ज़रूरी नहीं है, हम बड़े कितनी सारी सब्जियां खाते हैं। थोड़ा सा पेरेंट्स को भी रिलैक्स होकर देखना चाहिए, ओके फाइन, आप उसको डिफरेंट अंदाज से पका कर खिला सकते हैं अगर आपने खिलाना है। तो फिर सब एक और चीज़ भी है, जब कोई आपके घर आता है, रिश्तेदार, फैमिली, दोस्त, अहबाब, आप उनके सामने बैठ के बच्चे को डिस्कस करते हैं कि ये तो बिल्कुल ऐसा करता है, ये तो वैसे करता है। बहुत सारी आप उसकी अच्छी बातें भी जहाँ पर डिस्कस करते होंगे, बहुत सारी उसकी बुराइयाँ भी डिस्कस कर देते हैं, तो वहाँ पर बच्चा कितना इरिटेट होता है और वो कितना डिमोरलाइज भी होता है। डिमोरलाइज, देखिए हमने अपने बच्चे की आइडेंटिटी क्या बनानी है, पेरेंट्स के हाथ में है। ठीक है, हमारा बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, हमारा बच्चा ज़िद्दी है, हमारा बच्चा गुस्सा ज़्यादा करता है, हमारा बच्चा हर बार पे अड़ जाता है, ये पेरेंट्स आइडेंटिटी बना देते हैं। जब बच्चे की आइडेंटिटी बना देते हैं तो बच्चा उसी तरह प्रैक्टिस करता है, ओके फाइन मैं ऐसा हूँ तो ऐसा ही करूँगा, ठीक है। दूसरा, जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनको इंडिपेंडेंसी का एहसास होता है, बिकॉज अब देखिए 3-4 साल का बच्चा है, वो छोटी छोटी चीज़ें खुद करना चाह रहा होता है। तो अगर और हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स ऐसे हो गए जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करते हैं, हर चीज़ खुद करने की चाहे कोशिश, पेपर वर्क है तो मैंने करके देना है, बैग्स है तो मैंने तैयार करके देने हैं, हर चीज़ पे हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग बहुत ज़्यादा हमारे मुआशरे में हो गया। हर चीज़ हम बच्चे को प्लेट में रखकर पेश करने के आदी है। बच्चे की ना थोड़ा सा इरिटेट होता है, बच्चा चाहता है मैं खुद करूँ, खुद खाना चाहता है, खुद अपनी चीज़ों की एक्टिविटी। हम ये चाहते हैं कि वो मैस क्रिएट ना करें, हम कहते हैं जी कमरे में मैस हो जाएगा, ये चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल मैंने बहुत से ऐसे पेरेंट्स को देखा है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, पास का पेरेंट्स बहुत सारे खिलौने लाते हैं, बच्चे क्या करते हैं उस खिलौने से नहीं खेलते, कि आम सी चीज़ से खेलना शुरू हो जाता है, और पेरेंट्स फोर्स कर रहे होते हैं कि इस खिलौने से कुछ ये बड़ा एक्सपेंसिव है, ये बड़ा अच्छा है, इसके साथ तो इस तरह पेरेंट्स भी कई दफ़ा बेजा लाड प्यार भी नुकसानदेह होता है। बेजा लाड प्यार डेफिनेटली, आप बहुत ज़्यादा पैम्पर करेंगे बच्चे को तो डेफिनेटली आप हर जिद पूरी ना करें। मैं पेरेंट्स जब मेरे पास आते हैं, बच्चों को एहसास हो जाता है ना कि मैं इनकी कमजोरी हूँ, तो अब मैं कुछ भी बनवा सकता हूँ। अच्छा, एक चीज़ जो बहुत कॉमन है, पेरेंट्स रूल्स बनाते हैं और फिर इन रूल्स को खुद ही तोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, बच्चा इंतज़ार करता है, मैनिपुलेटिव बच्चा इंतज़ार करता है कब पापा मान जाएंगे। पेरेंट्स को ये चाहिए, अगर आपके बच्चा बहुत ज़िद्दी है और वो बात नहीं मान रहा, तो आप उसकी जो असूल बना दें, बेटा ये बाउंड्रीज़ हैं, आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। और फिर पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर माँ नहीं मानती तो बाप मान जाता, बाप नहीं मानते माँ मान जाती। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहावत दुरुस्त है कि खिलाएं सोने का निवाला और देखें शेर की आंख? देखें बहुत सारी पुरानी कहावत है, हमने तो अपने बड़ों से सुना है। शेर की आंख देखिए, शेर की आंख का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को बहुत डरा, मतलब डिसिप्लिन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, आप उनको आसाइशें सारी दें, लेकिन जो उसूल हैं, ये जो आपके तौर तरीके हैं, रिवायात हैं, उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। देखिए, घर के असूल डिफाइन होने चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, और सब बच्चों के लिए बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं एक बच्चे के लिए डिफरेंट रूल, दूसरे बच्चे के लिए डिफरेंट रूल। ये चीज़ जो फ़र्क आता है, ये भी बच्चों में डिस्टर्बेंस पैदा करता है। दूसरा, पेरेंट्स असूल बना लें, फिर उसको फॉलो करें, तो बच्चे की बाउंड्री सेट होती है, क्योंकि हमें इजाज़त नहीं मिलेगी, किसी बच्चे को इजाज़त नहीं मिलेगी। ये चीज़ें फाइन करना बहुत ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी तो ये भी करती है ना कि बेटी को वो मकाम नहीं जो बेटे को है, फिर एक जो फर्स्ट चाइल्ड है उसका प्रोटोकॉल कुछ और है, जो सेकंड में या थर्ड में टाइम पे है उनका प्रोटोकॉल कुछ और है। कंपैरिजन भी किया जाता है ना कि वो तो ऐसे करता है, तुम क्यों नहीं करते। अच्छा, जो बड़े बच्चे हैं वो साइकोलॉजी की ज़ुबान से हम उसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल होता है, और छोटा बच्चा जो होता है तो उसको हम कहते हैं स्पॉइल्ड चाइल्ड, क्योंकि पेरेंट्स भी उसको स्पॉइल कर रहे होते हैं, बड़े बहन भी स्पॉइल कर रहे होते हैं। जो दरमियान के जो बच्चे होते हैं उसको हम थ्योरी के मुताबिक कहते हैं कि जो ज़्यादा नॉर्मल और ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, सोशल लाइफ उनकी ज़्यादा अच्छी होती है, उनको बहुत प्रोटोकॉल्स नहीं मिल रहे होते, उनके बिहेवियर्स नॉर्मल होते हैं, उनके वो मिडल वाले जो बच्चे होते हैं। और दूसरा, पेरेंट्स को एक बात ज़रूर करनी चाहिए कि आप
क्या आपके अपने रवैये या आपकी नॉर्मल लैंग्वेज जो होती है ना, कम्युनिकेशन, आप अपनी खामोशी से अपनी बात मनवा सकते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चा जिद करता है, पेरेंट्स उससे ज़्यादा जिद करते हैं। बच्चा शाउट करता है, माँ उससे ज़्यादा शाउट। सब गैजेट्स का दौर है, और जिस तरह भी हमने आगाज़ में बात की कि बच्चे बिजी रहें या पेरेंट्स अपनी जान छुड़वा लें, वो फौरी तौर पे आसान हल यही होता है कि उनको मोबाइल दे दें या टैब दे दें। उसके क्या असरात पड़ रहे हैं बच्चों पर? देखिए, डेफिनेटली मोबाइल स्क्रीन टाइम जितना ज़्यादा होगा, आप बच्चे को सोशल लाइफ कम कर रहे हैं, उसका आई कांटेक्ट कम हो रहा है, वो अपनी लाइफ में ज़्यादा इंट्रोवर्ट ज़्यादा हो रहा है, वो सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि आपने पढ़ा होगा डोपामिन का इफेक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, प्लेयर इफेक्ट देता है। जब जितना स्क्रीन टाइम करेंगे उतना डोपामिन बढ़ेगा और बच्चे को लिमिटेड हो जाएंगी चीज़ें, वो फिर हर चीज़ से अब सेल्फ सेंटर्ड होकर सिर्फ डोपामिन की तरफ अंडर इन्फ्लुएंस आ जाएगा और वो सिर्फ अपनी ज़िंदगी को पर्सनली गुजारना शुरू कर देगा, और वो ज़्यादा डेफिनेटली वो नुकसान तो देता है बहुत ज़्यादा। बहुत शुक्रिया सोफिया सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद थी, और ये सारे अवामिल हैं जो कि असरात डालते हैं तरबियत के ऊपर भी, बच्चे के मिजाज के ऊपर। सारी चीज़ों से बचने के लिए आपको इन फैक्टर्स का ख्याल रखना होगा। बिल्कुल ऐसे ही, और अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करने के लिए उनके साथ कम्युनिकेट करें, जो एक आपके अंदर कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करें, ताकि बच्चे आपसे मज़ीद करीब हो सकें, और वो जो बातें नहीं बता सकते हैं, जो बातें उनके दिल में रह जाती हैं, वो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं आपके डर की वजह से या आपके साथ कम्युनिकेशन गैप की वजह से, तो वो बातें कर सकें। और बच्चों के साथ इस वक्त जो हमारा टाइम चल रहा है, जो हमारी सोसाइटी के अंदर जिस तरह के हालात चल रहे हैं, मेरे ख्याल में बच्चों के करीब होना पेरेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खत्म होना चाहिए और वो आपको अपना दोस्त समझें, अपने दिल की हर बात शेयर करें, ताकि उन्हें वो छुप के करने की ज़रूरत ही पेश। अच्छे पेरेंट्स बने, फ्रेंडली पेरेंट्स बने, वो वाले पेरेंट्स ना बने जिस तरह से जुनेद कह रहे थे, शेर की आंख। नहीं, वो बड़ों की कहावत है। हाँ, वो कहने का मकसद ये है कि आप वो तमाम आसाइशें जो बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उसको प्रोवाइड करें, लेकिन उसकी जो तरबियत है उस पर किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़। बच्चे थोड़े डिफरेंट हो गए हैं ना जुनेद, बच्चे अब वो वाला रवैया आजकल के बच्चे तो बड़ों को सिखाते हैं। हम लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, माँ बाप की डांट मार, अब तो बच्चे आपकी डांट और मार बर्दाश्त नहीं करते। हम फिर भी किसी हद तक ब्लेस्ड हैं, हमारे माशरे में वो रिवायात हमारी सकाफत के मुताबिक अमल है। बाहर यूरोपियन कंट्रीज में तो बच्चे फ़ोन करते हैं और वो पुलिस को बुला लेते हैं, एनजीओज़ को बुला लेते हैं, और फिर उसके बाद बड़ों को, पेरेंट्स को या तो हवालात में डाल दिया जाता है या फिर बच्चों को उनसे छीन लिया जाता है। तो कम अज़ कम उस बुराई से हम लोग अभी तक बचे हुए हैं, और इसको मज़ीद ख़राबी की तरफ ना ले जाया जाए, उसके लिए आपको अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर वही बात मैं हर बार ये करता हूँ कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं या बताते हैं, बल्कि बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। बिल्कुल जी, बच्चे आपसे सीखते हैं, आपको देखकर सीखते हैं, और आपकी परछाई बनकर आपके साथ जीना चाहते हैं, तो उनके साथ वैसे ही जिए। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, आप कहीं मत जाएगा, स्टे विद अस। आपको कहेंगे खुशामदीद, और बात हो जाए कुछ आइज़िक की, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका आगाज़ हुआ था 1948 में, 1948 में, और इसका मकसद था बुनियादी तौर पे लीडरशिप डेवलपमेंट और क्रॉस कल्चर एक्सचेंज को यकीनी बनाना, जिसके साबिक कंट्री प्रेसिडेंट और मौजूदा ग्लोबल मैनेजर फॉर बिजनेस डेवलपमेंट मोहम्मद अब्दुल वासे हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वासे, आपको वेलकम कहेंगे, और इतनी छोटी सी उम्र में आप इतनी भारी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे हैं। पहले तो ये बताइएगा कि आपके ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है और यहाँ पे आने का ख्याल कैसे आया, आप क्या कुछ कर रहे हैं? अच्छा, बेसिकली आइसेक जो है, इट्स द वर्ल्ड लार्जेस्ट, जैसे आपने एक्सप्लेन किया, यूथ ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली हम जो करते हैं, वी वर्क ऑन लीडरशिप डेवलपमेंट। तो हम लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं लोकली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि आइसेक जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो खाली पाकिस्तान में नहीं बल्कि 105 ममालिक के अंदर प्रेजेंट है, एंड इट्स अ चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो हम लोग बेसिकली लीडरशिप डेवलपमेंट करते हैं, क्रॉस कल्चरल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं, बिकॉज 1948 के अंदर जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो उसके बाद आपस के मुल्कों के अंदर अच्छी हार्मनी नहीं थी, तनाव की सी कैफियत थी। हाँ बिल्कुल। तो उसकी वजह से हम लोगों ने आइसेक कुछ 7-8 लीडर्स इकट्ठे आए, एंड दे वर लाइक कि वी विल मेक दिस ऑर्गेनाइजेशन टू मेक श्योर कि पूरे वर्ल्ड पीस एक तरह से अचीव हो। उसके बाद ये लीडरशिप डेवलपमेंट की तरफ आ गया, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज होती है फिर हमारी। ज़बरदस्त। ठीक है, तो आप यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को टारगेट करते हैं, उनकी सलाहियतों को निखारते हैं, ग्रूम करते हैं, पॉलिश करते हैं? बिल्कुल। तो हमारे 2 तरह के होते हैं, इंटरनेशनली एंड लोकली डिफरेंट प्रोग्राम्स। जैसे गुलाम इसाक खान से लेके IB तक जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वी हैव ऑलमोस्ट 80 यूनिवर्सिटीज़ का नेटवर्क। तो उसके अंदर वी हैव अराउंड 832 पीपल दैट आर वर्किंग लोकली इन पाकिस्तान, जो काम करते हैं। तो वो उनके लिए हम लीडरशिप वर्कशॉप्स होती हैं, लिंक्डइन वर्कशॉप्स होगी, इस तरह की सारी चीज़ें, ताकि उनको लॉन्ग टर्म के अंदर फ़ायदा हो। बट एट द सेम टाइम जो लोग आइसेक का हिस्सा नहीं बन सकते,
हमारे पास वो लोग होते हैं दैट वी सेंड अब्रॉड, तो लोग बाहर जाते हैं फॉर वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप्स एंड जॉब प्लेसमेंट्स। बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे होगी DHL, डिलॉयट, KPMG, PwC, इस तरह की हमारी कंपनीज है, तो हम लोग बच्चों को बाहर भेजते हैं, तो वहाँ पे जाके वो काम करते हैं। टेक्निकल स्किल्स भी आप सिखाते हैं, कुछ इस तरह की ट्रेनिंग और प्रैक्टिस और वर्कशॉप्स भी होती हैं, या फिर जस्ट उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं और वो क्या आने वाले दिनों में कर सकते हैं, फ्यूचर में क्या उनके लिए बेस्ट रहेगा, ये चीज़ आप सिर्फ उनके अंदर से पॉइंट आउट उनका करियर पाथ, बिल्कुल आपने जैसे बात की, हम करियर पाथ के ऊपर फोकस करते हैं, किस तरह लॉन्ग टर्म के अंदर उनको फ़ायदा हो सकता है। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स हम लोग सिखाते हैं, बट टिल अ सर्टेन एक्सटेंट। प्रॉब्ली सेल्स के अंदर हम उनको CRM सिखा देंगे, हाउ टू शो केस योर सेल्फ एज अ ब्रांड, इस तरह की बेसिक चीज़ें। फिर कुछ बच्चे बाहर जाते हैं, नॉट ओनली फॉर द टेक्निकल स्किल्स, पीपल आर वर्किंग ऑन सोशल कॉजेज, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो इनको अचीव करने के लिए हम लोग बच्चों को भेजते हैं। अब्दुल वासिफ, आपको लगता क्या है कि यूथ को आपका लीडरशिप प्रोग्राम क्यों अपनाना चाहिए? उससे क्या उनकी शख्सियत में निखार किस हद तक पैदा हो सकता है? अच्छा, बेसिकली अब ये सिनेरियो है कि जैसे मैं हूँ, मैंने ये 2019 के अंदर ज्वाइन किया था। अच्छा। आई बिलीव द एक्सपोजर दैट यू गेट, वो आपको नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाई से नहीं मिलता। मैं लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ा हूँ, मतलब कि यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई अच्छी थी, सब कुछ अच्छा था, बट द एक्सपोजर जो मुझे इसके थ्रू मिला वो वैसे आपको मिल नहीं सकता। आई मीन इमेजिन अभी एज आई जस्ट रिसेंटली गॉट इलेक्टेड एज द फर्स्ट पाकिस्तानी एज द ग्लोबल मैनेजर फॉर आइजैक इंटरनेशनल, तो 105 ममालिक के लोगों के साथ इंटरेक्शन करना, उनके थ्रू काम करना, बड़ी बड़ी कंपनीज का पोर्टफोलियो हैंडल करना, ये आइदर मुझे अभी एक्सपीरियंस मिल रहा है या मुझे 50 साल की उम्र के। और वैसे भी अगर आपने कम्पीट करना है पूरी दुनिया के साथ, उनके यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए तलबा के साथ, तो फिर आपको इस तरह के लीडरशिप प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। अच्छा, आपको जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स, जो यूथ ज्वाइन करना चाहती है, उन्हें किस तरह से आपसे रब्ता करना होगा, तरीक़ेकार क्या है उसका? अच्छा, तो इसके सिनेरियो ये कि आजकल हमारी रिक्रूटमेंट चल रही है, तो आइसेक पाकिस्तान का इंस्टाग्राम पेज या आइसेक की हमारे पास वेबसाइट होती है, उसके ऊपर वो जाएंगे, वो रिक्रूटमेंट के अंदर जाके अप्लाई करेंगे। उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है, बिकॉज हमारा बड़ा हार्ड प्रोसेस होता है। हर साल कोई 9 से 10 हज़ार बच्चे अप्लाई करते हैं। अच्छा। बेयरली 200-300 बच्चे रखते हैं। ओके। हर साल इस तरह करके हम लोग रखते हैं, तो लोग रिक्रूटमेंट के थ्रू अप्लाई करें। इन केस लोग नहीं अप्लाई कर सकते, उनसे हो गया, नहीं सिलेक्ट हो रहे, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम और ये सब बच्चों के लिए अफोर्डेबल भी है? अफोर्डेबल है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग के पैसे इस तरह नहीं लगते। आपको बेसिकली लीडरशिप हर बंदे का शहर के अंदर, जैसे हम हैदराबाद के अंदर भी हैं, फैसलाबाद के अंदर, मुल्तान के अंदर भी हैं, तो पीपल जिस सिटी के रिजाइड करोगे वहाँ पे विल बी हैविंग ऑफिस, तो बस वो जो कम्यूट होता है कि एक ऑफिस तक जाना, और वो इट्स ऑनलाइन एज वेल, बिकॉज आजकल आपको। अच्छा, अगर हम टेक इंडस्ट्री की बात कर लें, तो उनकी कंट्रीब्यूशन से आपको क्या फ़ायदा हासिल होगा, या उनको क्या फ़ायदा हासिल होगा, इसका इनकी कंट्रीब्यूशन आपस में क्यों जरूरी है? अच्छा, टेक इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों ने काफ़ी कंट्रीब्यूशन की थी। मुझे बल्कि गवर्नर साहब जब सर्वर साहब थे, तो उनसे अवार्ड भी एक मिला था फॉर अपलिफ्टिंग द स्टार्टअप कम्युनिटी, एंड द रीज़न फॉर दैट वाज कि हमारे यहाँ पे एक जो मेन यूनिक सेलिंग पॉइंट जो हमारे पास था, वो था कि हम लोग लोकली कम्पिटिटिव सैलरी के, फॉर एग्जांपल एक HR मैनेजर है और HR है या मार्केटिंग है और बिजनेस डेवलपमेंट, वट एवर इट इज़, अगर पाकिस्तान के आप 80,000 या 90,000 के ऊपर रख रहे हैं, हम 80-90,000 के एक फॉरनर ला के देते हैं जो फिजिकली पाकिस्तान में आके काम करता है। तो आरफा करीम टावर हो गया, उसके अलावा बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आप बता रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है आपका प्लेटफॉर्म? बिल्कुल, और हम लोग अंग्रेज़ ला के देते हैं पाकिस्तान के अंदर जो आके फिजिकली काम करते हैं। अच्छा। जैसे अगर आप लोगों की न्यूज़ चैनल है, तो इसके अंदर इफ़ यू नीड वीडियो एडिटर्स, ग्राफिक डिज़ाइनर्स, तो जितने के अंदर आप पाकिस्तानी रखते हैं, वी गिव यू फॉरेनर्स दैट प्रोफेशनल्स आप प्रोवाइड करते हैं, फिजिकली यहाँ पर काम करते हैं, फिजिकली काम करते हैं फ्रॉम अ टेन्योर ऑफ 6 वीक्स टू 1.5 ईयर, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाटएवर यू वांट। तो इस तरह करके टेक इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी यहाँ से ट्रेन करके उसके बाद बाहर जॉब्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के अंदर भी हम लोग इस क्या डिफरेंस देखते हैं हमारे यहाँ के एजुकेशन सिस्टम में और हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स में और बाहर के स्टूडेंट्स में? क्या डिफरेंस अब तक आपको नजर आया? ये कि उनका सोचने का अंदाज, द वे दे सॉल्व अ प्रॉब्लम, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक पीपल। जो हमारे लोग हैं, क्योंकि हमारे एजुकेशन सिस्टम है थोड़ा रट्टे वाला, हम लोग एग्जाम्स देने हैं, हमने हमारे क्वेश्चंस हमें पता है, तो हमने उन्हीं के ऊपर जवाब देने हैं, हमने कुछ सीखना नहीं है, हमने उस बाउंड्री लाइन से बाहर निकल के नहीं कुछ सोचना। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे एजुकेशन सिस्टम में और उनके एजुकेशन सिस्टम में। तो स्टूडेंट्स के माइंडसेट में भी उसी हिसाब से डिफरेंस आपने देखा? बिल्कुल, माइंडसेट के ना काफ़ी डिफरेंस होता है। वही मैं बताया, प्रॉब्लम की अप्रोच को लेना, चीज़ों को नेगेटिवली ना लेना। जैसे अभी मैं यूनाइटेड नेशंस के थ्रू गया था अभी, तो वहाँ पे भी मैंने देखा कि जनरली पीपल आर वेरी अप्रिशिएटिव, ठीक है, अप्रिसिएशंस काफ़ी देते हैं, ठीक, इस तरह की चीज़ें, तो काफ़ी इस तरह। तो अब्दुल वासिफ, ड्यूरेशन कितना है, दौरानिया कितना है इस लीडरशिप कोर्स का जो आप करवाते हैं आइजैक प्लेटफॉर्म? अच्छा, इसके अंदर अब डिपेंड करता है कि जैसे मैंने टीम मेंबर के टाइम से शुरू किया, करते करते आई बिकेम द कंट्री प्रेसिडेंट, और कंट्री प्रेसिडेंट अब आप इंटरनेशनल रोल के ऊपर जाते हैं, जो काफ़ी कम लोग सिलेक्ट करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। तो इस तरह का सिनेरियो होता है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम डिपेंडिंग अपॉन कि आपने किस पोजीशन तक जाना है, मतलब 1.5 से साल से लेकर 4 साल तक, डिपेंडिंग अपॉन आपने किस तरह करना है। आप फिर कोई डिग्री वगैरह भी आप इशू करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से? हम डिग्री नहीं इशू करते, हम सिर्फ
एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, आपको डिफरेंट टीम मैनेजमेंट सिखाएंगे, आपको CRM सिखाएंगे, इस तरह की बेसिक चीज़ें कि लॉन्ग टर्म के अंदर आपको फ़ायदा हो। जैसे अगर आप जॉब्स की तरफ जा रहे हैं, नेटवर्किंग करना सिखाएंगे, किस तरह आप लोग अपने आप को यूटिलाइज सही तरह कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी जॉब से लेके, इंटर्नशिप से लेके, एवरीथिंग दैट आई डिड इट थ्रू ISEC, बिकॉज उसने मुझे इस तरह हेल्प। तो अब्दुल्ला से ये कहा जाता है कि जो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं वो आप पैदा नहीं कर सकते, वो आपके अंदर खुद से मौजूद होती हैं, उनको बस निखारना होता है। तो आप देख लेते हैं कि ये किसके अंदर मौजूद हैं या फिर खुद से भी भरी जा सकती हैं किसी के अंदर लीडरशिप मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें जैसे बिल्ट इन है, मैं एक एक्सट्रोवर्टेड इंसान था, तो मुझे उन लोगों ने पॉलिश इस तरह किया कि लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे फ़ायदा हो। पहले मैं बस ऐसे ही बातें करता था, मेरे वालिद साहब मुझे कहते थे कि आप बातें करना ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, खाली बर्तन हमेशा खड़कता है। लेकिन मेरे लिहाज से इन लोगों ने मुझे पॉलिश इस तरह किया कि लॉन्ग टर्म के अंदर मुझे फ़ायदा हुआ। बट एट द सेम टाइम आई फील लाइक लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ट इन भी होती हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो हम लोग ज़िंदगी में वैसे भी लर्न करते हैं, उसी तरह हम लीडरशिप क्वालिटीज़ को भी लर्न कर सकते हैं। तो आप उन क्वालिटीज़ को कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये चीज़ें इस बच्चे के अंदर मौजूद हैं और इनको हम मज़ीद निखारें, पॉलिश करें तो ये अचीव कर सकता है जो वो चाहता है? तो ये इसके भी कोई पैरामीटर्स हैं? हाँ, इसके लिए हमारे पास हमारा एक LDM मॉडल होता है, लीडरशिप डेवलपमेंट मॉडल। उस मॉडल के अंदर हम पूरी तरह बच्चे का एनालिसिस करते हैं। फिर हमारा एक पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल भी होता है जिसके अंदर पीपल राइट ऑल देयर स्किल्स, उनके प्रॉपर टेस्ट होते हैं, एनाग्राम टेस्ट होता है, उसका पर्सनैलिटी टेस्ट हम लोग लेते हैं जो 16 है। उसके बाद एक पूरे बंदे को अंडरस्टैंड करने के बाद फिर लॉन्ग टर्म के अंदर हम उसको लेके चलते हैं। जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल वासिफ, बहुत सारी डिटेल्स जो आपने हमें बताई हैं हमारी यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए बड़ी कारआमद साबित होंगी और जिस तरह ने बहुत छोटे से वक्त में तरक्की के मनाजिल तय किए हैं और आपको पता चला कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। हमारी बहुत सारी जनरेशन जो इस वक्त देख रही होगी वो भी इससे सीख पाएंगे और ज्वाइन कर पाएंगे। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, कुछ बात हो जाए चैंपियंस वनडे कप की। और ये टूर्नामेंट 12 से 29 सितंबर तक होने जा रहा है इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में, जिसमें मुल्क के 150 बेहतरीन क्रिकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें इफ्तिताई मैच होगा पैंथर्स और वुल्व्स के दरमियान। और फिर पाकिस्तान के टेस्ट के नायब कप्तान सऊद शकील को डॉल्फिन्स का कप्तान भी इसमें मुकर्रर कर दिया गया है। इसी तरह से शाहीन आफरीदी की बात की जाए तो वो लायंस की कप्तानी करेंगे, शादाब खान पैंथर्स की और मोहम्मद हारिस होंगे स्टालियंस की क़यादत करने वाले, जबकि मोहम्मद रिजवान वुल्व्स की कप्तानी कर रहे हैं। तो चैंपियंस वनडे कप में मुल्क के बेहतरीन क्रिकेटर्स शिरकत करने जा रहे हैं। तो इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उन्हीं से बात कर लेते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मिर्जा साहब क्या कहेंगे इस सब के ऊपर? एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि जो बेहतरीन क्रिकेटर्स हैं वो सामने आने वाले हैं। देखिए, अगर मैं इसको ये कहूँ कि नई शराब है पुरानी बोतल, क्योंकि पाकिस्तान में पहले भी पेंटेनबर्ग कप होता रहा है। अब क्योंकि 5 टीमें, अच्छा आइडिया है नकवी साहब का कि 5 टीमें जो है वो डोमेस्टिक में अब हिस्सा लेंगी, लेकिन अब उनका क्राइटेरिया क्या इन्होंने रखा है? 150 क्रिकेटर्स हैं, हर मेंटोर को 50 लाख रुपए माहाना दिए जा रहे हैं। जुनेद, आप भी चले जाएं, 50 लाख रुपए माहाना है हर मेंटोर। मैं सोच रहा हूँ मिर्जा साहब, उसके अलावा शायद उसके अलावा आमदनी का बायस से बन जाए, टैलेंट पता नहीं निकलता, ये नहीं निकलता। आपने बड़ा सही जुमला कहा जुनेद के आमदनी का बायस तो बन सकता है। आप देखते हैं 12 से 29 सितंबर तक है, कल से शुरू हो रहा है टूर्नामेंट फैसलाबाद में। और फैसलाबाद में कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हुई 2005-6 के बाद, तो लोग वहाँ के, छोटा शहर है और आसपास के इलाकों से भी लोग आते हैं, तो यकीनन क्राउड तो होगा, तकरीबन जैम पैक्ड होगा इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। लेकिन क्रिकेटर्स जो है इस पर ये एक क्वेश्चन मार्क उठा रहे हैं कि आखिर आपकी टीम जो है वो उसे 4 डे मैचेस खेलना है, 5 डे मैच खेलना है, लॉन्गर वर्जन, क्योंकि इंग्लैंड ने कल अपनी क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया पाकिस्तान के दौरे के लिए। पहला टेस्ट मैच 7 अक्टूबर से मुल्तान में होगा। तो हम बजाय इसके कि लॉन्गर वर्जन ऑफ क्रिकेट की प्रैक्टिस करते हैं, हम वनडे की प्रैक्टिस कर रहे हैं 50 ओवर्स की। तो अब फिर क्या किया जाए मिर्जा साहब? जिस तरह आप बात कर रहे हैं, लग तो ये रहा है कि जो मर्ज है उसकी तशखीस नहीं हो पा रही और उसके हल की तरफ हम नहीं जा रहे, हम सिर्फ सर से उतार रहे हैं जो इस वक्त जिम्मेदारी सर पे पड़ी हुई है। तो फिर आइडियली होना क्या चाहिए? जितनी खराबी हो चुकी है उसके लिए क्या कुछ करना बाकी है? देखिए, उसके लिए इनको डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा। ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। लोगों को बताया गया है कि हम जो है चैंपियंस कप करा रहे हैं, 50 ओवर्स का टूर्नामेंट होगा, T20 टूर्नामेंट होगा, 4 रोजा टूर्नामेंट होगा, तो इससे बेहतरी तो आएगी। पैसे बहुत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, अरबों रुपए फिक्स डिपॉजिट है, फिर ICC भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसे देता है, लेकिन हम लोग गुज़िश्ता चंद सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट पर तवज्जो नहीं दे पा रहे हैं। कभी चेंज होता है, कभी कुछ हो जाता है। तो अब दुआ करें इस मरतबा इस चैंपियंस कप जो है ये समझ लीजिए कि ताज़ा हवा का एक झोंका साबित हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वरना टीम की कारकर्दगी
आप देख लें कि टेस्ट क्रिकेट में 8वें नंबर पर, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में 8वें नंबर पर। हमें जरूरत है लॉन्गर वर्जन में अपनी बेहतरी के लिए, क्योंकि आप देखें गुज़िश्ता 10 टेस्ट मैचेस में से हम कोई टेस्ट मैच नहीं जीते अपनी सरजमीन पर। फरवरी 2021 में हम आखिरी मरतबा कोई टेस्ट मैच जीते थे। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, और इंग्लैंड की टीम आ रही है, आपको याद होगा दिसंबर 2022 में व्हाइट वॉश किया था इंग्लैंड ने पाकिस्तान को। पिंडी टेस्ट 74 रन से, मुल्तान टेस्ट 26 रन से, कराची टेस्ट 8 विकेटों से जीते थे। तो अब इस मरतबा एक मजबूत हरीफ आ रहा है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश। तो अब देखें क्या होता है। तो कप्तान बदल देने से या फिर छोटी मोटी तब्दीली करने देने से नताइज में तब्दीली आ पाएगी, क्योंकि अभी तक तो हम उस सदमे से नहीं निकल पा रहे जो बांग्लादेश ने हमारे साथ किया। हमारे स्टेबिलिटी नहीं है, सिलेक्टर हो, चेयरमैन हो, कप्तान हो। अब एक मरतबा फिर खबर आ रही है कि शान मसूद को हटाकर मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाया जाएगा टेस्ट मैचेस के लिए। 23 सितंबर को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इजलास हो रहा है और उस इजलास में इन्होंने कनेक्शन मीटिंग उसको करार दिया है। उस इजलास में दोनों टीमों के, व्हाइट बॉल के भी और रेड बॉल के भी हेड कोचेस भी शिरकत करेंगे, पीसीबी के लोग भी होंगे। अब देखें कप्तान के मुस्तकबिल का क्या फैसला करते हैं। तो फिर मिर्ज़ा साहब, हम देखें कि आने वाले दिनों में जो होने जा रही चैंपियंस ट्रॉफी, उसके लिए हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे पाएंगे इस गेम के बाद, इस खेल के बाद? तो बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। अभी चैंपियंस ट्रॉफी तो बहुत दूर है, 19 फरवरी से हो रही है। अभी तो इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस खेलने, फिर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया जाना है जहां वनडे और T20 सीरीज है। फिर पाकिस्तानी टीम वापस आएगी और वापस आकर वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी और फिर 19 फरवरी से जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होगी। तो अब देखते हैं कि इस दौरान कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो अपनी टीम में जगह बनाते हैं और कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जो बाहर होते हैं। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, क्या होना चाहिए आइडियली, क्योंकि नकवी साहब की अगर बात की जाए तो उनके ऊपर तो जो इंतज़ामात हैं उनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है, चाहे वो पीसीबी के इंतज़ामात हों या फिर वजारत दाखिला के। ये कमान किसको संभालनी पड़ेगी? क्या वकार यूनुस साहब, जो कि पहले भी अपनी एक्सपर्टीज़ दिखा चुके, वो सुधार पैदा कर लेंगे? और कहाँ क्या क्या काम होने चाहिए? हम तो देखते हैं सिलेक्शन में ख़राबी है, हम तो देखते हैं कोचिंग के अंदर भी मसाइल हैं, हम तो देखते हैं कि हम पिच भी पहचान नहीं पाते, जो हमने खुद बनाई हो, बांग्लादेश वाले उससे बेहतर उसको पहचान के उस पर परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये सारा कुछ कैसे होगा फिर? देखिए जुनैद, 6 फरवरी को मोहसिन नकवी साहब ने पीसीबी के चेयरमैन का चार्ज संभाला था और फिर वो वफाकी वजीर दाखिला भी हैं, तो उनकी दोहरी जिम्मेदारी है। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है, जो मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन है, इंटरनल हालात हैं, तो उनको उसके लिए अपने आप को एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। यही वजह है कि उन्होंने अगस्त में वकार यूनुस को कहा कि क्रिकेट के सारे मामला वकार यूनुस देखेंगे और वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव उमूर देखेंगे मोहसिन नकवी साहब। लेकिन फिर वकार यूनुस 3 हफ्ते तक रहे, फिर उन्होंने ये देखा कि भाई मेंटोर ज्यादा बेहतर है, 50 लाख रुपए महीना मिल रहे हैं और इधर आप आके बिल्कुल स्टकअप हो जाएंगे, तो उन्होंने इसी में आफियत जानी कि उस तरफ चले जाओ। तो वकार यूनुस उधर है, उनके पास है वकार यूनुस, मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, शोएब मलिक, सरफराज अहमद, ये क्या मशवरे देते हैं। लेकिन नकवी साहब के इर्द गिर्द जो लोग हैं, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो जो भी पीसीबी का चेयरमैन आता है उसको हिप्नोटाइज कर देते हैं और उसको घेर लेते हैं, जिसकी वजह से क्रिकेट जो है वो खराब हो रही है। तो उनको अपने इर्द गिर्द के लोगों से बचना होगा, ऐसे कॉम्पिटेंट लोग लाएं जो राइट मैन फॉर द राइट जॉब हो। कुछ लोग बरस से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है, लेकिन सूरत हाल वही की वही है। आप T20 वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस देख लें, आप टेस्ट मैचेस की परफॉर्मेंस देख लें, तो अब नकवी साहब को सोचना पड़ेगा, उनकी मसरूफियात भी आड़े आ रही हैं, जिसकी वजह से काम सही तरीके से चल नहीं पा रहा। बहुत आप समझते हैं फिर कि एक मेजर सर्जरी बहुत जरूरी है जो होनी चाहिए और उसके बाद ही कोई बेहतरी आएगी? ईशाल सर्जरी के तो हालात ही गायब हो गए, सर्जरी कहाँ से होगी। 9 जून को हमारे थे भारत से 6 रन से और उसके बाद सर्जरी का जो नारा बुलंद किया गया था, खुद नकवी साहब ने इस बात को तस्लीम किया कि हमारे पास बैकअप टैलेंट नहीं है, हम सर्जरी कहाँ से करेंगे। तो दुआ करें बगैर सर्जरी के हमारी टीम बेहतरी की तरफ गामजन हो सके। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा इकबाल बेग हमारे साथ मौजूद थे और उम्मीद करते हैं चैंपियंस वनडे कप टूर्नामेंट में जो कि 12 सितंबर को होने जा रहा है, इसमें नया टैलेंट उभर कर सामने आएगा, ऐसी ऑप्शंस आएंगे जिसमें टीम में बेहतरी आए, परफॉर्मेंस में बेहतरी आए। और जो बैकअप की बात की जाती है कि हमारे पास बैकअप नहीं है, वो बैकअप बन पाए उन खिलाड़ियों का जो सिर्फ इस वक्त जिनका नाम बहुत बड़ा हो गया है लेकिन खेल उनकी सिफर होकर रह गई है। और अब आगे और आखिर में ये बात करते हैं उस सिंगर की जिसने आवाज़ का जादू जगाया हुआ है। आतिफ असलम की जैसी आवाज़ है और डॉक्टर के सोशल मीडिया पर चर्चे हो चुके हैं। इन्होंने अपनी आवाज़ से ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि सरहद पार भी अपने फैंस पैदा कर लिए हैं और उन्हें मुतासिर कर रहे हैं।
बिल्कुल जी, और इनकी आवाज़ का जादू जो है वो कहा जा रहा है कि बिल्कुल आतिफ असलम की आवाज़ जैसा है। और कैसा है ये जादू पहले आपको सुनवाते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बात कर लेते हैं। बहुत सुरीली आवाज़ है, इसी आवाज़ के ऊपर हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।